तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास से शुरू होने वाले हैं लिटरेरी पीरियड। देखिए, अब हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ेंगे और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों में पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में दी गई है। यानी पहले रेनेसा, फिर मेटाफिजिकल, फिर जैकोबियन, ऐसे करके अपन सारे जो अपने लिटरेरी पीरियड या लिटरेरी जो एज है वो पढ़ लेंगे। इससे आपका होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है वो क्या रही है ना। कौन कौन से काल हुए हैं, उन काल में बड़े बड़े पोएट कौन से हुए हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, यानी वो ज्यादा किस चीज पे लिखते थे, ठीक है। और बड़ी बड़ी उनकी कृतियों के नाम क्या है, ये सब पता चल जाएंगे। तो इतना ही आपसे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पूछा जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस क्लास से अगर बाहर कोई भी पर्सन आया तो वो किसी को नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा वो पर्सन है। तो वो पर्सन आपके पेपर में आना ना आना बराबर की बात है, बस उसे छोड़ आना, तुम लोग अटेम्प्ट मत करके आना। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम सभी करके ननिहाल गए हुए थे, क्योंकि मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे ही हम ननिहाल गए, पीछे से घर में चोर घुस गए। कुछ ज्यादा चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन इन चीजों का दिमाग पे गलत असर पड़ता है, क्योंकि एक दिन होता है कि आप अपने घर में सेफ फील करते हो, और ऐसी चीज होने के बाद अगले ही दिन से आपके दिमाग में ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या आप अपने खुद के घर में सेफ तो हो। तो थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा टाइम लगा, तो आज मैंने वीडियो बनानी शुरू की। आज के दिन लिटरेरी फॉर्म की क्लास डल जाएगी, और कल, यानी ये वीडियो उसी दिन बन रही है जिस दिन लिटरेरी फॉर्म की क्लास डली है, और कल डल जाएगी आपके रेनेसा की क्लास। उसके आगे डलेगी फिर मेटाफिजिकल की क्लास, और उसके आगे डलेगी जैकोबियन की क्लास, है ना, जैकोबियन पीरियड की क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, रेनेसा पीरियड पढ़ने से पहले या अपने सिलेबस में जो जो पीरियड दिए हुए हैं उनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि हिस्ट्री को किस आधार पे बांटा जाता है। यानी इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको किस आधार पे बांटा जाता है, क्योंकि कभी कभी इससे भी सवाल आ जाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि आपने कभी भी राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, तो राजस्थान की जियोग्राफी में आपको नदियां, पहाड़, ये सब पढ़ाने से पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ाया जाता है ना। भौतिक विभाजन पढ़ाया जाता है, और विभाजन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। मान लो एक तो सीधे ही जियोग्राफी आपको दे दे और आप हर कहीं से शुरू हो जाओ, कभी नदियां पढ़ रहे हो, कभी पहाड़ पढ़ रहे हो, कभी फिर से नदियां पढ़ रहे हो, तो कोई सीक्वेंस नहीं रहता। तो अपन ने राजस्थान के भौतिक विभागों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया था, यानी रेगिस्तान वाली चीजें एक तरफ कर दी, पहाड़ी वाली चीजें एक तरफ कर दी, ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान एक तरफ कर दिया। फिर अपन ने जो भाई उत्तरी में सॉरी पूर्वी मैदान है वो एक साइड कर दिया। तो और जो उत्तर पूर्वी पठार है वो एक साइड कर दिया अपन ने, है ना, दक्षिणी पूर्वी पठार है वो एक साइड कर दिया, और नीचे अपन ने पहाड़ियां अलग कर दी। तो अपने राजस्थान को बांट लिया। अब अपन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, जो जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में इंग्लिश लिटरेचर को बांटा जाता है वो पढ़ा देता हूँ। सिर्फ थोड़े से आपको नाम बताऊंगा ताकि आपको जानकारी हो जाए, है ना। तो पहला है एंग्लो सेक्शन पीरियड, यानी ये है 450 से 1066 ईस्वी से, है ना, 450 से शुरू है और 1066 ईस्वी पे खत्म है। इसमें हुआ क्या क्या था, इसमें ओल्ड इंग्लिश पोएट्री लिखी जाती थी, हीरोइक लेजेंड्स की बात होती थी, क्रिश्चियन एंड पैगन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते थे। तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि इंग्लैंड में जो चर्च है ना, जो चर्च वाला सिस्टम है, जो फादर है या पोप है, उसका राज हुआ करता था, है ना, राजा भी था, लेकिन ज्यादा जो चलती थी वो चलती थी चर्च की, है ना। तो सीधी सी बात है, चर्च की चलेगी तो जितनी भी इंग्लिश मीडियम पोइट्रियां होगी या कुछ भी होगा उनमें धार्मिक एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो इस काल में क्या हुआ करता था कि धर्म का बोलबाला थोड़ा ज्यादा था पोइट्रीज में भी, और कोई भी चाहे कृति हो लिटरेचर से रिलेटेड उन सब में धार्मिक बोलबाला ज्यादा था, है ना। एंग्लो सेक्सन के बाद आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड, है ना। ये था 1066 से लेके 1350 ईस्वी के आसपास, 1066 से लेके 1350 ईस्वी के आसपास, है ना। इसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ा। पोएट्री अभी भी रिलीजियस और कोर्ट पोएट्री ज्यादा हुआ करती थी। यानी जैसे फ्रेंच में आपको पता है 13वीं सदी के आसपास या 14वीं सदी के आसपास फ्रांस में हुआ रेनेसा, जिन्हें अपन बोलते हैं पुण्य जागरण। तो अब उसका थोड़ा थोड़ा असर है ना अपने इंग्लैंड पे पड़ने लगा था, है ना। उनकी पोइट्री में, और आप इनके ड्रीम भी लेखनी थी उनमें आप असर देख सकते थे, पेंटिंग्स में भी आप असर देख सकते थे, है ना। और अभी भी धर्म का ज्यादा बोलबाला था, क्योंकि आपको पता है जब एलिजाबेथ आई थी तब जाके थोड़ा धर्म शांत हुआ था, तब जाके थोड़े ये जो चर्च वगैरह है उनके गोडे टिके थे थोड़े, है ना। तो अभी भी क्या है, कोर्ट पोइट्री, यानी या तो कोर्ट में बोले जाने वाली पोइट्री या धार्मिक पोइट्री अभी ज्यादा बोलबाला था इनका, है ना। एग्जाम्पल है लेमन्स ब्रूट और रिलीजियस एलोगरी, ऐसे करके आपको कोई नहीं पूछेगा इनसे कि क्या लिखा गया था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीरियड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस से किस टाइम तक थे और उस टाइम का नाम क्या था।
फिर आती है एज ऑफ सोसर, है ना। ये देखो बहुत शानदार बात है ना। राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश, इसे इंग्लिश लिटरेचर का मध्यकाल कहा जाता है, 1350 से 1400 के आसपास, है ना। रियलिस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेल, अब असल बातें ज्यादा होने लगी थी, यानी धार्मिक धूर्मिक बातों से भी आदमी घूम फिर के असल बातों पे ज्यादा आने लगा था, है ना। इस समय का सबसे बड़ा राइटर था जेफरी चौसर, जिसकी किताब है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। इसी दौरान हुए थे मार्टिन लूथर किंग, है ना, जिन्होंने 95 थीसिस नाम की किताब लिखी थी, और उन्होंने जो चर्च का जो स्वामित्व था ना इंग्लैंड पे, उसको ललकारा था। यानी उन्होंने लोगों को सबसे पहले अवगत कराया कि यार आप लोगों के पास खुद के अधिकार है, आप लोग ऐसे ऐसे नहीं है कि जिसने भी मतलब जो बात भी चर्च ने करी आप उसके पीछे हो जाओ, है ना। और अब जब मार्टिन लूथर किंग ने ये बात कही तो राजा ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि राजा को लगा यार कि अगर चर्च का महत्व कम हो जाएगा तो मेरा महत्व बढ़ेगा, मेरी ज्यादा चलेगी इंग्लैंड के अंदर। तो थोड़ा सा क्या है, बदलाव आने लगा था, है ना। एक क्रांति की शुरुआत होने लगी थी। उसके बाद आता है एज ऑफ टोटल्स मिसलेनी, है ना। देखो ये किताब आई थी 1557 में, असल में ये किताब का नाम है, नहीं एक पीरियड का नाम है। लेकिन इस समय हुआ क्या था कि जो इटली में जो सोनेट्स लिखे गए थे ना, जो इटालियन सोनेट थे, जो पेट्रार्कल सोनेट थे, उनका इंग्लिश में अनुवाद किया गया, और इसने पूरे जो इंग्लिश लिटरेचर है ना उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तो इसे भी एक पीरियड की तरह देखा जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या थी, फर्स्ट प्रिंटेड, है ना, एनोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और इसमें लिखा किसने था, मतलब ये पहली प्रिंटेड किताब थी किसकी, इंग्लिश पोएट्री की, यानी सोनेट्स की पहली प्रिंटेड किताब थी ये इंग्लिश में। सोनेट की पहली प्रिंटेड किताब थी। इसे लिखा किसे था ना, थॉमस वाइट ने और अर्ल ऑफ सरे ने। अब ये थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे दो बड़े बड़े कवि थे। इसमें थॉमस वाइट भाई साहब ने तो क्या किया कि जो इटालियन सोनेट थे या पेट्रार्क के जो सोनेट लिखे हुए थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और ये जो सरे भाई साहब थे, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है, यानी जो ड्यूक है ना, यानी सामंत, सरे का सामंत असल में, और असल में इनका नाम था हेनरी हार्वर्ड। और इन्होंने क्या किया था, हेनरी हार्वर्ड भाई साहब ने इंग्लिश सोनेट बनाए थे। यानी इंग्लिश सोनेट का जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ, जी, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो राइम स्कीम है, ये इन्वेंट की थी अर्ल ऑफ सरे ने या हेनरी हार्वर्ड ने, है ना। ये कब आते थे, ये आते थे एज ऑफ टोटल्स मिसलेनी, यानी इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था एज ऑफ टिटोल्स मिसलेनी। अब ये आप कहोगे सर ये टिटोल्स कौन है ना। तो ये भाई साहब जो जिसने इनकी किताब पब्लिक मतलब पब्लिकेशन करवाई थी ना, जिस बंदे ने इन किताब की, उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारी किताब तो पब्लिश कर दूंगा, यानी चलो खर्चा मैं उठा लूंगा कि तुम्हारी किताब पब्लिश हो रही है, लेकिन एक शर्त पे। तो अपने थॉमस वाइट साहब और अर्ल ऑफ सरे जी ने पूछा बताइए भाई साहब क्या शर्त है। तो इन्होंने कहा कि किताब का नाम मेरे पे होना चाहिए। तब इस किताब का नाम हुआ एज ऑफ टिटोल्स मिसलेनी। बंदा शाना था, अपना नाम अमर करवा गया, है ना। अब बात करते हैं एलिजाबेथियन एज की, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि इस एज के दौरान ही शेक्सपियर, ठीक है, और भाई शेक्सपियर हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, दो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े नाम उभर के आए। तो इनका समय था 1558 से 1603 के बीच, ठीक है। यानी 1558 में ये इंग्लैंड की क्वीन बनी थी और 1603 तक बनी रही। इनके काल में इंग्लैंड में रेनेसा हुई, ड्रामा बहुत फला फूला, पोइट्री बहुत ज्यादा फली फूली। इनके काल के बड़े राइटर कौन कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे, एडवर्ड स्पेंसर थे और क्रिस्टोफर मार्लो थे। यानी तीन एकदम, वो कह रहे क्रीम क्रीम, वो सारी एलिजाबेथियन एज से शुरू हुई थी। फिर 1603 में एलिजाबेथ का देहांत हुआ और इनके रिश्तेदार को स्कॉटलैंड से उठा के लाया गया, जिनका नाम था जेम्स, है ना। जेम्स का लेटिन नाम होता है जेकब, तो उसी से बना जेकोबियन एज, है ना। तो अब ड्रामा में क्या डार्कर थीम आने लगी, खून खराबा ज्यादा आने लगा ड्रामा में। मेटाफिजिकल पोइट्री का उदय हुआ, जिसे अपना आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बड़े राइटर कौन थे, बेन जॉनसन और जॉन डन, है ना। देखो ये चीजें सारी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप थोड़े समझ जाओ, और ये सारी तारीखें आपको याद हो जाएगी जब एक एक करके आप पढ़ोगे, तो टेंशन मत लो। फिर आती है कैरोलाइन एज, है ना, कैरोलाइन एज। इसमें क्या है, कोर्ट पोइट्री ज्यादा महत्व हुई, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए, यानी चर्च और भाई साहब राजा के बीच में थोड़ी कहासुनी होने लगी। बड़े कौन थे, बड़े पोइट कौन थे, केवेलियर पोइट्स। केवेलियर पोइट्स यानी वो पोइट्स जो भाई राजा की साइड थे। और फिर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी एक बड़ा नाम था, ठीक है। फिर आती है कॉमनवेल्थ एज और प्यूरिटन एज।
1649 से 1660 हुआ क्या कि इन्होंने जो जेम्स का बेटा था चार्ल्स, उसकी हत्या कर दी। और यहाँ पे फिर जो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ एज या जो पार्लियामेंट था, उसका राज आ गया, है ना। तो उस राज को क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ एज बोलते हैं। और ये करीबन 10 साल तक रहा था, यानी 1649 से 1660 तक रहा था, है ना। इसमें हुआ क्या, इसमें रिलीजियस प्रोज लिखे गए और ड्रामा बंद कर दिया गया था। मतलब ये कॉमनवेल्थ एज थी ना, जब पार्लियामेंट का राज आया तो इन्होंने जो थिएटर्स थे उन पे ताला ही लगा दिया, थिएटर्स पे ताला लगा दिया। तो हुआ क्या कि जो ड्रामा था उसका डिक्लाइन हुआ, उसका पतन होने लगा, ठीक है। इस काल का सबसे बड़ा लेखक था जॉन मिल्टन, ठीक है। फिर आए एज ऑफ ड्राइडन या रेस्टोरेशन एज, जिसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में मोनार्की है ना, जो राजतंत्र है, उसकी फिर से स्थापना हुई। चार्ल्स के बेटे को बुलाया गया और उसे फिर से राजा बनाया गया, है ना। तो ये क्या था, 1660 से 1700 के बीच था। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की या राजतंत्र की फिर से स्थापना हुई। सटायर लिखे जाने लगे, हीरोइक ड्रामा फिर से लिखे जाने लगे। मेजर राइटर थे जॉन ड्राइडन ने लिखे। अब है एज ऑफ पॉप या ऑगस्टन एज, यानी जिसमें एलेक्जेंडर पोप हुए, सॉरी, हाँ, एलेक्जेंडर पोप हुए जिसके अंदर, या फिर ऑगस्टन एज यानी ऐसी एज जिसमें ऐसी पोएट्री लिखी जाने लगी जो किंग अगस्टस के टाइम लिखी जाती थी, उसको बोलते हैं अगस्टन एज। इसमें सटायरिकल पोएट्री लिखी जाती थी, क्लासिकल इमिटेशन किया जाता था, यानी जो क्लासिकल पोएट्री थी ना, जो पुरानी पोएट्री थी, उसकी जैसी पोएट्री लिखी जाती थी, ठीक है। बड़े बड़े राइटर कौन थे, एलेक्जेंडर पोप थे और जोनाथन स्विफ्ट थे। आगे चलते हैं। फिर प्री रोमांटिक एज, ये थी 1745 से 1798, क्योंकि 1798 में लॉन्च हुआ था क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज का लिरिकल बैलेड, जिससे रोमांटिक पोएट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो ये रोमांटिक एज से पहले का काल था, इसलिए इसे प्री रोमांटिक एज कहते हैं, या इसे कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। ग्रेवयार्ड पोएट्री लिखे जाने लगी, यानी कवि खुद के मरने के बाद कब्रिस्तान, मौत, दुख, ऐसी कविताएं ज्यादा लिखते थे, है ना। इमोशन ओवर रीजन, और इमोशन की बात ज्यादा करते थे रीजन के ऊपर, ठीक है। मेजर राइटर कौन थे, थॉमस ग्रे थे, विलियम कूपर थे। फिर आई रोमांटिक एज, जिसका टाइम था 1798 से 1837। इसे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, तो इसे अपन मैं एक बार छोड़ देता हूँ, इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। विक्टोरियन एज को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती है लेट विक्टोरियन, यानी 1870 से 1901, जिसे अपन मॉडर्न एरा के आसपास बोल सकते हैं। और फिर आती है मॉडर्न एज, 1901 से 1945, और 1945 के बाद जो भी था वो कहलाएगा पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न, ठीक, मॉडर्न एज, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉडर्न एज में क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा लिखा जाता है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लेखक कौन है, जेम्स जोइस, टी एस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ये सारे अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो जरूरी थे, जो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिए। अब देखो एक एक पीरियड को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रेनेसां को, है ना। ये एक मैंने थोड़ी सी सारणी बनाई है ताकि आप जल्दी जल्दी नजरों में काट सको। इसे सेव कर लेना अपनी गैलरी में, और रोजाना आप पढ़ने बैठो ना, उससे पहले एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपकी ये सारी एज जरूर के टाइम है ना, वो पक्के हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं रेनेसा की। रेनेसा का मतलब है पूर्ण जागरण, जागरण, है ना। रेनेसा का मतलब है पूर्ण जागरण। तो इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा क्या हुआ, तो पहले बात करते हैं कि परिभाषा, आखिर ये चीज क्या है, परिभाषा, है ना। द रेनेसा मीन्स रीबर्थ, रेनेसा का मतलब है पुण्य जन्म, है ना, पुण्य जन्म या पुण्य जागरण। ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, एक रिवाइवल हुआ क्लासिकल लर्निंग का, यानी जैसे पुराने लोग जो चीजें पढ़ते थे, जो लिखते थे, लोगों ने फिर से वो पढ़नी शुरू की। आर्ट का, ह्यूमन वैल्यू का, यानी पुरानी जो भी कला थी या ह्यूमन वैल्यू थी, उनको फिर से पढ़ा जाने लगा। इंग्लैंड के अंदर इट इन्फ्लुएंस लिटरेचर डीपली, इंग्लैंड के अंदर जो लिटरेचर लिखा जाता था ना, रेनेसा ने उसको डीपली इन्फ्लुएंस किया, यानी लिटरेचर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। ड्यूरिंग लेट 15th सेंचुरी और द अर्ली 17th सेंचुरी, पर्टिकुलरली अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट रेन, तो ये मेनली फोकस किस पे रहा कि एलिजाबेथ फर्स्ट की जो एज थी ना, यानी 1558 से 1603, तब रेनेसा ने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। आगे चलते है ना। अब भाई कारण क्या थे इंग्लैंड के अंदर, पुनः जागरण के कारण क्या थे इंग्लैंड में, अगर आखिर रेनेसा आया ही क्यों, तो उसके पीछे देखो शुरू से धीरे धीरे बात करते हैं।
कि रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज, ठीक है, ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट वर रिवाइव्ड। अब देखो हुआ क्या कि जो एक मतलब कनेस्टोपियल नाम की एक जगह थी रोम में, यानी बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी थी, उसका पतन हुआ। तो उसमें जो बड़े बड़े भाई ये मान लो प्रोफेसर थे या बड़े बड़े जो कलाकार थे, वो अब है ना वहां से इटली से रोम से कहाँ आने लगे, वो आने लगे इस तरफ अपने इंग्लैंड की तरफ आने लगे, और वो अपने साथ अपनी किताबें लेके आए। तो लोगों ने उन किताबों को ट्रांसलेट कर करके पढ़ा। तो अपने लोगों ने, या सॉरी अपने नहीं, जो इंग्लैंड के लोग थे, जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनकी भी है ना जो विचारधारा थी ना वो चेंज हुई। जब उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा तो उनकी विचारधारा चेंज हुई, है ना। देखो, स्कॉलर फोकस्ड ऑन ग्रामर, है ना, रिटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी। तो सीधी बात है कि लोगों ने किस पे फोकस किया, ग्रामर पे किया, पोएट्री पे फोकस किया, इतिहास पे फोकस किया, और मोरल फिलोसफी, नैतिक शिक्षा के पे भी फोकस किया। इंस्पायर्ड राइटर टू मूव फ्रॉम रिलीजियस टू सेक्युलर एंड ह्यूमन सेंटर्ड थीम। और भाई की राइटर है या जो लेखक है, उन्होंने किस पे फोकस किया, अब वो धीरे धीरे धर्म पे फोकस छोड़ रहे थे और इंसानियत पे लिखना शुरू कर रहे थे। ठीक है भाई, सेक्युलर यानी सभी धर्मों के हिसाब से, एक उस हिसाब से लिख रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वाली, है ना। ईसाई धर्म के दो सेक्टर थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। तो लोग अब धार्मिक कट्टरता को छोड़ रहे थे, है ना, और भाई सेक्युलर होते जा रहे थे धीरे धीरे। और पोएट्री और जो ड्रामा या जो भी कृति थी वो भी धीरे धीरे सेक्युलर होती जा रही थी। किसके कारण, क्लासिकल जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा, जो रोमन और इटली के अंदर लिखा गया था आज से 2-2.5 हजार साल पहले, वो पढ़ के उनमें थोड़ी अक्ल आई, है ना। फॉल ऑफ केनेस्टोपिल, ये मैंने आपको बता दी। ग्रीक स्कॉलर फ्लेड टू वेस्ट यूरोप, जो ग्रीक स्कॉलर थे वो कहाँ आए, पश्चिमी यूरोप के तरफ आए, अपनी एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, है ना, एशियंट किताबों के साथ आए। दे इनरिच यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड रीच इंग्लैंड थ्रू ट्रांसलेशन। तो हुआ क्या कि जब उन भाई किताबों को ट्रांसलेट करके पढ़ा गया तो उन्होंने भी है ना अपना जो लिटरेचर था या इंग्लिश लिटरेचर का जो लिटरेचर था उस पर बहुत ज्यादा असर डाला। अब देखो, इस काल की सबसे बड़ी घटना थी इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, है ना। विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट इंग्लिश प्रेस, है ना। जो विलियम कैक्सटन भाई साहब थे वो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, है ना। बुक बिकेम मोर अफोर्डेबल, इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड एक्सेस टू आइडिया। अब देखो, आप एक बात इमेजिन करके देखो कि भाई पहले क्या होता था कि हर चीज को, भाई जैसे किताबें थी तो हर बंदा एक एक किताब को हाथ से लिखता था। अब हाथ से लिखता था तो आपको पता है किताबें बनाने में ज्यादा टाइम लगता था। जब किताबें बनाने में ज्यादा टाइम लगता था तो वो किताबें बहुत ज्यादा महंगी आती थी। जब किताबें बहुत ज्यादा महंगी आती थी तो लोग, है ना, किताबें खरीदते ही नहीं थे, किताबें पढ़ते ही नहीं थे, तो लोगों में इतना ज्ञान नहीं था। लोग थे वो इतने बुद्धिजीवी नहीं थे, है ना। लिटरेरी रेट बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही किताबें सस्ती हुई और हर किसी ने खरीद खरीद के किताबें पढ़ने की कोशिश की तो साक्षरता दर बढ़ी, है ना। लोगों ने सोचना समझना शुरू किया, नए नए आइडियाज उनके सामने आने लगे। और ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने तो लिया, लाए थे। और देखो नाम याद नहीं आ रहा मेरा, विलियम, सॉरी, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर का क्या नाम था, जेम्स कुछ ऐसा सा नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा, मैं डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना, है ना। हेल्प स्प्रेड रेनेसा आइडिया अक्रॉस द इंग्लैंड। तो अब जो रेनेसा की थीम पर जो किताबें लिखी थी वो सारी इंग्लैंड में फैली, लोगों ने पढ़ी और उनके भी आइडियाज वैसे ही डेवलप हुए कि भाई रेनेसा क्या होती है, हमें भी जरूरत है ना, पुण्य जागरण की जरूरत है, हमें सिर्फ धर्म पे नहीं बहस रहना, हमें सेकुलर होना है, कट्टर होने से किसी का फायदा नहीं होगा। जब ये किताबें लोगों ने पढ़ी तो उन्हें भी नए नए आइडियाज आए, उनके भी दिमाग के दरवाजे खुले थोड़े थोड़े। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का उदय हुआ, मानववाद का उदय हुआ, ठीक है। ह्यूमन एम्फसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, रीजन एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल, कि भाई ह्यूमन है, इंसानों ने जोर दिया किस पे, इंसान की खुद की डिग्निटी पे, रीजन पे यानी तर्क पे, और इंडिविजुअल पोटेंशियल और हर इंसान की पर्सनल क्षमता पे जोर दिया कि हर इंसान क्या कुछ कर सकता है। इंक्रेज इंटरेस्ट इन सेक्युलर लिटरेचर, मोरल फिलोसफी एंड क्लासिकल थीम, यानी कि जो भाई सीधी सी बात है कि धार्मिक सहिष्णु जो लिटरेचर है ना उस पर ज्यादा जोर दिया गया।
नैतिक शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया, और लिटरेचर है वो क्लासिकल थीम में लिखा जाने लगा। यानी जैसे रोमन और ग्रीक जिस हिसाब से लिटरेचर लिखते थे, अब उस हिसाब से लिटरेचर लिखा जाता था। क्योंकि आपको पता है इससे पहले कोई भी पोइट था उसको भाई फंड कौन देता था, पैसे कौन देता था, चर्च देता था। तो वो पोइट सिर्फ चर्च की ही तारीफ करता था, सिर्फ ईसाई धर्म की ही तारीफ करता था, और बातें सिर्फ ईसाई धर्म की ही होती थी। अब वो बातें धीरे धीरे कम होने लगी थी, और इनमें थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट आने लगा था, तो लोग भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे थे। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ नेशनल स्टेट। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे सामंतवाद का अंत होने लगा। इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जैसे अपने यहाँ था, तो सामंतवाद का अंत हुआ, और एंड में क्या हुआ, नेशनल स्टेट, यानी जो एक राजा थे या जो केंद्रवाद था उसका उदय हुआ, कि सारी शक्ति है ना वो राजा के पास रहेगी। जो एलिजाबेथ ने इस चीज को अपनाया। ठीक है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन लेड टू स्ट्रॉन्गर मोनार्की। और जब केंद्रवाद, या जैसे मान लो कि सिर्फ हर तरफ राजा का ही राज होगा, तो इससे है ना इंग्लैंड और ज्यादा शक्तिशाली बन गया, क्योंकि अब सारी पावर एक ही आदमी के पास थी। द ट्यूडोर डायनेस्टी, स्पेशली हेनरी एट एंड एलिजाबेथ फर्स्ट, है ना, पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर। कि अब ट्यूडोर डायनेस्टी ये क्या था, राज परिवार था, ट्यूडोर राज परिवार था। तो इसके जो राजा थे, जो हेनरी एट था या जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने क्या किया कि लिटरेचर और आर्ट पे, कला पे जोर दिया, और कोशिश की कि आम लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए, ताकि उनका भी क्या है, इंटरेस्ट बढ़े चीजों में। अब इसी दौरान क्या हुआ कि साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत ज्यादा हुई। एलिजाबेथ के काल में लोगों की बहुत से भ्रम टूटे। क्या भ्रम थे? लोगों को लगता था कि अर्थ है वो चपटी है, तो किसी ने बताया कि यह नहीं, अर्थ तो गोल है। जैसे क्या हुआ, डिस्कवरी बाय कोपरनिकस, गैलीलियो एंड अदर चेंज द रिलीजियस डिग्मा। अब देखो, जैसे ईसाई धर्म में क्या कहा गया है कि धरती चपटी है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि धरती तो गोल है। एक तो ये लोगों का मतलब जो पुराना विश्वास था ना वो टूटने लगा था। लोगों को लगता था कि धरती एक जगह रुकी रहती है, सूरज उसके आसपास चक्कर काटता है। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि नहीं, सूरज एक जगह रुका रहता है, धरती उसके आर पार चक्कर निकालती है। तो लोगों के पुराने जो विश्वास थे ना वो टूटने लगे, और उनका धर्म पे धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। लोग विज्ञान की तरफ ज्यादा जाने लगे, है ना। इंग्लिश राइटर्स बिगेन टू फोकस ऑन लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड द रियल वर्ल्ड। और अब जो इंग्लिश के राइटर थे या जो पोइट्स थे, उन्होंने भी किस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, लॉजिक पे, तर्क पे, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देने पे, कि जिस हिसाब से घटनाएं घट रही है उन्होंने वही लिखना शुरू किया, और असल दुनिया की बातें लिखनी शुरू की। सिर्फ और सिर्फ धर्म पे या सुपर नेचुरल एलिमेंट पे लिखना बंद कर दिया, और अब हर चीज पे लिखा जाने लगा। प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, वॉर्स, हर चीज पे अब है ना कृतियां आने लगी थी। पहले सिर्फ और सिर्फ जिस चीज पे चर्च कहता था लोग उसी चीज पे लिखते थे। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अब ये क्या था, लेड बाय मार्टिन लूथर किंग। मैंने बताया था कि मार्टिन लूथर किंग नाम का एक बंदा था, जिसने 1517 के आसपास एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था 95 थीसिस। ठीक है, 95 थीसिस। इसने क्या किया कि इंग्लैंड में जो चर्च का राज था ना, उस पे है ना सवाल उठाए, है ना। तो उस समय राजा थे बेचारे हेनरी एट, हेनरी द एट, यानी हेनरी आठवां हेनरी था। उसने क्या किया कि उसने मार्टिन लूथर किंग को, है ना, सपोर्ट किया, और उसने अपने नाते ही तोड़ दिए चर्च के साथ, कि यार मेरे को चर्च के साथ सहना ही नहीं है, मैं अकेला राज करूंगा इंग्लैंड पे, है ना। रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ द चर्च ओवर एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो इससे हुआ क्या कि जो चर्च का कंट्रोल था ना, जो चर्च का राज था, कि भाई स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, है ना, या जो कृतियां हैं वो कैसी लिखी जानी चाहिए, तो इन सब पे अब चर्च का थोड़ा थोड़ा दबाव कम हो गया। अब भाई स्कूल में वही पढ़ाना जाने लगा कि जो बच्चों के लिए अच्छा है। इस मतलब वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही थी जो चर्च के लिए अच्छी है, यानी जो चर्च में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करे, सिर्फ वही चीज नहीं पढ़ाई जा रही थी। अब लोगों के लिए क्या फायदेमंद था वो चीजें भी क्या कहा गया कि स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। यानी धरती चपटी नहीं है, गोल है, और धरती सूरज के आसपास चक्कर निकालती है, ये सारी बातें भी स्कूल में पढ़ाई जाने लगी, जिससे क्या हुआ, धर्म धीरे धीरे गलत साबित होने लगा। इंकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। अब पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी बंदा अगर चर्च को सवाल करता कि यार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो अगर वो औरत होती तो उसे चुड़ैल घोषित करके जिंदा जला देते लोगों के सामने। और अगर वो कोई और दूसरा इंसान होता, या मान लो कोई आदमी होता, तो उसे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, कुछ भी आरोप लगा के उसे मरवा दिया जाता था। जिसे गैलीलियो को मरवा दिया गया था, जब उसने साइंटिफिक डिस्कवरी की तो चर्च ने उसे पागल घोषित करके मरवा दिया था, है ना।
तो सीधी सी बात है, अब जैसे ही चर्च का पावर कम हुआ तो लोगों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भाई जाहिर करने की, मतलब अपने जो विचार है उनको सामने रखने की, है ना। जैसे अपन वो अपना एक अधिकार है ना 19वां, कि अब मेरे याद नहीं आ रहा, कि जिससे अपन अपने थॉट्स जाहिर कर सकते हैं, है ना। एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है जो। और भाई अथॉरिटी को पर्सन पूछ सकते थे अब, जैसे मान लो अब चर्च को पूछ सकते थे कि तुमने ये क्यों किया, राजा को पूछ सकते थे तुमने ये क्यों किया, या अपने कोई भी विचार है वो लोगों के सामने रखने में अब उतनी बंधता नहीं थी जितने पहले थी। देखो अभी भी सीधी बात है, राज तो राजा का ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे अभी भी जाके नरेंद्र मोदी को गाल निकाल देते हो ट्विटर पे, उस समय ये चीजें नहीं कर सकते थे आप। शॉर्ट पड़ जाएगा भाई साहब सीधा सीधा। लेकिन पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई थी, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा मिल गई थी, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। Royal patronage and the court culture. Monarch like Elizabeth I supported writers, poets, and dramatists. Court became a cultural hub, encouraging poet form like the sonnet and the pastoral poetry. तो देखो हुआ क्या कि भाई साहब अब जो राजा महाराजा थे ना, उन्होंने पोएट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, है ना। और राज्य कवि जैसे पद आने लगे। यानी जैसे देखो ये जो रॉयल पैट्रोनेज है ना, ये होते हैं ऐसे कवि जिनको फंड मिलता था भाई साहब कोर्ट से या राजा से, यानी राजा उन्हें रुपए देता था। जैसे आप नहीं सुनते जब आप इतिहास पढ़ते हो कि फलाना राज्य के दरबार में इतने विद्वान थे, तो ये दरबारी कवि थे। रॉयल पैट्रोनोज का मतलब होता है दरबारी कवि, है ना। और कोर्ट कल्चर, तो भाई सीधी बात है कि कोर्ट पोएट्री बहुत ज्यादा लिखी जाने लगी, यानी ऐसी पोएट्री ज्यादा लिखी जाने लगी जिसमें राजा महाराजा को खुश किया जाए, क्योंकि अब चर्च का जोर नहीं था, अब जोर था राजा महाराजाओं का, तो उनके हिसाब से पोएट्री लिखी जाने लगी। और इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया भाई पोएट्स को, तो नई नई चीजें उभर के आई। जैसे सोनेट है, पेस्ट्रोल एलिजी है, ऐसी नई नई फॉर्म भी निकल के आई मतलब लिटरेचर की। स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, देखो वॉइस बाय एक्सप्लोरर लाइक फ्रांसिस ड्रेक ओपन माइंडेड द न्यू वर्ल्ड। लिटरेचर रिफ्लेक्ट थीम ऑफ एडवेंचर, क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब भाई आपको पता है एलिजाबेथ ने क्या कहा, कि वैज्ञानिकों को और सपोर्ट किया कि तुम लोग नई नई खोज करो, और लोगों को नए नए एडवेंचर पे भेजा, नई नई जर्नीज पे भेजा, ठीक है, नए नए रास्ते ढूंढने के लिए भेजा। तो अब कभी तो अमेरिका की खोज हो रही है, कभी भारत की खोज हो रही है, तो लोग नई दुनिया खोजी जा रही थी, तो लोगों के दिमाग और ज्यादा खुल गए कि यार जो हम सोच रहे थे वही नहीं था। जैसे वो इंग्लैंड को पूरी दुनिया मानते थे, तो उन्हें पता चला कि यार जैसे यूरोप को वो सॉरी पूरी दुनिया मानते थे, तो उन्हें पता चला कि अमेरिका नाम का भी नया कॉन्टिनेंट है, एशिया नाम का भी नया कॉन्टिनेंट है। ऐसी नई नई खोजें हो रही थी। तो अब ये चीजें क्या थी कि जो लिटरेचर था ना, जो साहित्य था, उसमें भी दिखने लगी थी, क्योंकि उसमें किस किस थीम पे लिखा जाने लगा था, एडवेंचर थीम पे, यानी साहसिक कार्य पे, है ना। क्यूरियोसिटी यानी कि भाई लोगों को नई चीजें जानने की इच्छा होने लगी उस चीज पे। और ह्यूमन एक्सपीरियंस की, ह्यूमन है वो कैसे कैसे एक्सपीरियंस करता है, कहाँ वो डरता है, कहाँ वो खुश होता है, कहाँ वो उल्लास रहित होता है, कहीं उसे दुख होता है, इन सारी चीजों पे भी अब लिटरेचर लिखा जाने लगा था। ये होता है रेनेसा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेनेसा होता क्या है। तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलना, उनका दिमाग खुलना। अब वो सिर्फ उन बातों पे डिपेंड नहीं रहते थे जो धर्म ने उन्हें बता दी थी, यानी चीजें वो अपने हिसाब से करते थे, ठीक है। वैज्ञानिक खोजें ज्यादा हुई तो लोगों के दिमाग थोड़े और ज्यादा खुले। यही था असल में रीबर्थ, यही था पुनर्जागरण। अब पढ़ते हैं कि रेनेसा और एलिजाबेथ काल में क्या संबंध था, यानी एलिजाबेथ काल में रेनेसा ने क्या क्या गुल खिलाए थे, ये रेनेसा का एलिजाबेथ काल में क्या प्रभाव पड़ा था, थोड़ी वो चीजें देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज एलिजाबेथियन एज, आखिर एलिजाबेथियन एज क्या थी पहले तो ये समझो। तो एलिजाबेथियन एज यानी 1558 से 1603 का जो काल था, जिसके दौरान महारानी रही थी क्वीन एलिजाबेथ, उसके काल को एलिजाबेथियन एज कहते हैं, ठीक है। अब ये है ना स्वर्ण काल कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर का, जो एलिजाबेथियन एज है वो स्वर्ण काल कहलाती है इंग्लिश लिटरेचर का। दिस पीरियड इज सीन द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा। और इस पीरियड में ही इंग्लिश जो रेनेसा था वो अपने सर्वोत्कृष्ट पे था, यानी सबसे पीक पे था, ठीक है। अब एलिजाबेथियन एज की क्या थी, यानी विशेषता क्या थी, की फीचर क्या क्या थे। तो देखो जो ड्रामा था ना, जो लिटरेरी फॉर्म जो ड्रामा थी, वो बहुत ज्यादा फली फूली। जैसे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक थिएटर लाइक द ग्लोब, तो द ग्लोब नाम का पब्लिक थिएटर खुला, ठीक है। यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का यूज पड़ा, यानी इसमें राइम स्कीम तो फिक्स होती नहीं थी,
लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी, इसलिए इसको बोलते थे ब्लैंक वर्स, है ना। और भाई साहब अपने शेक्सपियर भाई साहब ने सोलिलोक्विज बनाई, है ना। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होने लगे। अब थीम किस किस पे थी, चीजें लिखी किस किस पे जाती थी, प्यार पे, शक्ति पे, धोखाधड़ी पे, एम्बिशन पे यानी चाहत पे, और फेट पे यानी किस्मत पे। ठीक है। पोइट्री का भी उदय हुआ। सोनेट बिकम ए पॉपुलर फॉर्म, है ना। सोनेट है वो लिखे जाने लगे, बहुत ज्यादा लिखे जाने लगे सोनेट। और सोनेट किसने बनाए थे, पेट्रार्क ने बनाए थे, तो वो पेट्रार्क के द्वारा इंस्पायर थे। और मानववाद भी है ना, उसका भी उदय हुआ। फोकस ऑन ह्यूमन नेचर, है ना, वर्ल्डली लाइफ एंड मोरल चॉइसेस, कि भाई नैतिकवाद पे, मानववाद पे, इन पे भी बहुत ज्यादा लिखा जाने लगा। और जो धार्मिक पोइट्रीज थी उन पे फोकस धीरे धीरे कम होने लगा। सेक्युलरिज्म, देखिए धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो पहले प्रोस्टेंट थे ना, है ना, वो तो कैथोलिक को नहीं देखना चाहते थे, और जो कैथोलिक थे वो प्रोटेस्टेंट को नहीं देखना चाहते थे। इतने साल, है ना, राज चल रहा था कैथोलिक का। तो जैसे ही प्रोटेस्टेंट लोग पावर में आए तो थोड़ा सा क्या हुआ कि भाई धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी लोगों के बीच में, है ना। लिटरेचर बिगेन टू सेलिब्रेट अर्थली प्लेजर एंड रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब लिटरेचर है वो सिर्फ धार्मिक चीजों पे ही नहीं रहा था, अर्थली प्लेजर्स यानी दुनिया में क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में भी लिखा जाने लगा, कि एडवेंचर में कितना मजा आता है। इस टाइम सेक्स पे बहुत ज्यादा लिखा जाने लगा था। ठीक है। तो भाई आपको पता है ये भी एक प्लेजर है। तो अलग अलग चीजों पे ज्यादा लिखा जाने लगा, और धार्मिक है ना, उस पे फोकस नहीं रहा, अब धर्म पे फोकस नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, है ना, कि जो देशभक्ति की भावना थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई थी। इसका कारण क्या था कि पोएट्रिक थीम इमर्ज आफ्टर। क्यों? मतलब भाई मतलब देशभक्ति की लोगों में भावना क्यों थी? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, उसने स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया था। यानी उस समय, मतलब ये मान लो कि जो स्पेनिश आर्माडा था ना, उसको माना जाता था कि इसे कोई नहीं हरा सकता, है ना। ये स्पेन की नौसेना थी जिसे स्पेनिश आर्माडा कहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसे हरा दिया था, तो लोगों में देशभक्ति की भावना और ज्यादा बढ़ गई, है ना। प्रोज डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो पोएट्री तो आपको पता है लिखी जाती जाती थी, है ना। तो धीरे धीरे प्रोज का भी डेवलपमेंट हुआ। यानी अब प्रोज में क्या, ऐसे हो गए, ड्रामा हो गया, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों, इनका भी धीरे धीरे क्या हुआ कि उदय होने लगा। देखो आपको पता है ड्रामा तो पहले से लिखे जाते थे, लेकिन ये क्रिटिक्स, है ना, और या ऐसे वगैरह या ट्रेवलॉग्स क्या होते हैं, यात्रा वृत्तांत, कि लोग अपनी यात्रा पे जाते थे, अपनी यात्रा के बारे में लिखना, नॉन फिक्शन चीजें, है ना, उनका भी धीरे धीरे अब उदय हो रहा था। और देखो सबसे ज्यादा मजा आता था पोइट्री में। एलिजाबेथियन काल में पोइट्री में, है ना, सबसे ज्यादा चेंज हुए थे। जैसे एलिजाबेथियन एज इज राइटली कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है एलिजाबेथियन एज को, है ना। इट शो द फ्लावरिंग ऑफ lyricism, artistic expression, है ना, experimentation with forms and deep influence of the Renaissance and Humanism। तो इस समय पोइट्री में क्या क्या हुए, नई नई चीजें हुई, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, नए मीटर लगा के। अभी तो सिर्फ राइम, ऐसी पोइट्री लिखी जाती थी जो एंड में हर शब्द राइम करता था, लेकिन अब ऐसी पोइट्री लिखी जाती थी जो एक दूसरे से राइम ही नहीं करती थी। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है। और जो रेनेसा था ना, उसका जो पुनर्जागरण था, उसका भी पोइट्री पे बहुत ज्यादा असर था। पोइट्री वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। और पोइट्री जो कविता थी ना, उसको कला का सबसे हाईएस्ट फॉर्म, यानी सबसे उच्चतम दर्जे की कला समझा जाने लगा था। एंड ऑलमोस्ट एवरी एजुकेटेड पर्सन इंक्लूडिंग कोर्टियर्स एंड सोल्जर्स कंपोज्ड वर्सेस। और हर पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो कोई कोर्ट पर्सन हो, यानी ऐसा पर्सन जो दरबार में बैठता हो, या कोई, भाई सीधी सी बात है, कोई सैनिक हो, जो कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा था ना, सब श्लोक लिखने लगे थे, सब कविताएं लिखने लगे थे। इतना मतलब बड़ा असर पड़ा था रेनेसा का, पुनर्जागरण का, कि किताबें सस्ती हो गई थी, हर किसी के पास किताबें आई थी, हर कोई कविताएं पढ़ने लगा था। तो अब उनको देख के कविताएं लिखना भी आसान हो गया था। बड़े बड़े कविता किसने लिखी? तो सबसे पहले बात करेंगे सर थॉमस वाइट की और हेनरी हावर्ड की। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही लिखी थी टोटल्स मिसलेनी, यानी इन्होंने सोनेट का इन्वेंशन किया था, इंग्लिश सोनेट का, है ना। इंट्रोड्यूस द इटालियन सोनेट इनटू इंग्लिश, जो पेट्रार्कन सोनेट था उनका अनुवाद करके लिखा था इंग्लिश में सर थॉमस वाइट ने, है ना। ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड, ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड
पेट्रार्कन लव सोनेट, पेट्रार्क के लव सोनेट लिखे गए क्योंकि पेट्रार्क ने करीबन 300 से ज्यादा सोनेट लिखे थे अपनी गर्लफ्रेंड लोरा के नाम पे। ठीक है, सिंपल, इमोशनल और सीधी सी बात है इंट्रोस्पेक्टिव टोन होती थी। फेमस पोएम क्या थी इस समय की? दे फ्ली फ्रॉम मी दैट समटाइम डिड मी सीक, है ना? ये एक सोनेट का नाम है जो किसने लिखा था? भाई साहब लिखा हुआ तो पेट्रार्क का था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था सर थॉमस वाइट ने। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी हार्वर्ड की, जिन्होंने डेवलप किया था इंग्लिश सोनेट, जिसे अपन शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, जिसकी राइम होती है एबी एबी, सीडी सीडी, ईएफ ईएफ, जी जी। पेट्रार्कन सोनेट की राइम क्या होती है? अब्बा अब्बा गद्दे गद्दे। ये मैंने आपको बताया था, याद रखना। फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज हेनरी हार्वर्ड साहब ने किया था इंग्लिश पोएट्री के अंदर। फेमस फॉर ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनल वर्सेस ऑन लव एंड ऑनर, तो उन्होंने प्यार पे सबसे ज्यादा ही कविता लिखी थी। ठीक है, फिर बड़े लेखक हुए सर फिलिप सिडनी। ठीक है, ये भी बहुत बड़े लेखक थे। ये एक तो क्या थे, दरबारी थे, एक सैनिक भी थे और एक विद्वान भी थे। ठीक है, इनकी सबसे फेमस वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इन्होंने 108, है ना, सोनेट का कलेक्शन लिखा था, सोनेट का कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ठीक है, एस्ट्रोफल तो होता है यानी जो बंदा तारों से प्यार करता है, और स्टेला एक प्रकार से तार, मतलब एक तारा थी। इन्होंने ये अपनी बीवी के लिए लिखा था जिनका नाम था स्टेला, और खुद को ये एस्ट्रोफल कहते थे। स्टार लवर, एस्ट्रोफल का मतलब होता है स्टार लवर। कंबाइन पेट्रार्कन लव विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सनल वॉइस, यानी पेट्रार्कन थीम पे लिखा गया था। वर्ड इन रिफाइंड इंटेलेक्चुअल स्टाइल, और रिफाइंड एकदम रिफाइंड लाइंस थी, और इंटेलेक्चुअल यानी पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज यूज की गई थी, कोलिक्वल लैंग्वेज को यूज नहीं किया गया था, है ना? एडमंड स्पेंसर, इन सब को भी याद रखना, ये भी थोड़े जरूरी है। इनको कवियों का कवि कहा जाता है। अगर आपके सवाल आ जाए कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है कवियों का कवि। ठीक है, इनका सबसे फेमस वर्क था द फेरी क्वीन, जो एक एपिक भी मानी जाती है। ठीक है, एपिक। असल में ये लिखना चाहते तो 12 किताबें थे, लेकिन ये लिख सिर्फ 6 ही पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई। ठीक है, एन एपिक, है ना, एलोगोरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग वर्च्यू, है ना, कैवलरी एंड क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ पे इन्होंने ये एपिक लिखी थी। तो हुआ क्या कि लिखना तो ये 12 किताबें चाहते थे, लेकिन 6 ही लिख पाए। ठीक है, रिटन इन यूनिक स्पेंसेरियन स्टेंजा, एक यूनिक स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई, जिसमें सिर्फ 9 ही लाइन थी, और वो भी एक साथ, ए बी बी सी, है ना, सॉरी, ए बी बी सी और सी। ये था इस सोनेट की राइम स्कीम। इतना डिटेल में आपसे सवाल नहीं आएगा। इन्होंने एमोरेटी भी लिखी थी, है ना, एमोरेटी भी लिखी थी। ये भी क्या थे, सोनेट थे बहुत सारे, एमोरेटी भी। एंड, है ना, एपिथेलमियन और प्रोथेलमियन, एपिथेलमियन भी लिखी थी इन्होंने, और प्रोथेलमियन भी लिखी थी। किसने? एडमंड स्पेंसर ने। एपिथेलमियन क्या थी? एपिथेलमियन क्या थी? ये वेडिंग सॉन्ग्स थे, यानी भाई ब्याह शादी में गाए जाने वाले गीत थे। वो भी किसने लिखे थे? एडमंड स्पेंसर ने लिखे थे। ठीक है, तो क्या क्या लिखी थी? फेरी क्वीन लिखी, ठीक है, फिर एमोरेटी लिखी, और फिर एपिथेलमियन लिखी। जो फेरी क्वीन थी वो तो क्या थी, एपिक थी, और जो एमोरेटी थी वो सोनेट का कलेक्शन था, यानी बहुत सारे सोनेट थे उसके अंदर। और जो एपिथेलमियन थी ये वेडिंग आइम्स थी, यानी ब्याह के गीत थे। ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन सी में लिखे थे उन्होंने? आर्केनिक, मैजेस्टिक एंड फुल ऑफ सिंबोलिज्म, यानी ये मतलब सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा उपयोग किया था उन्होंने, है ना, मतलब सांकेतिक शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। और मतलब बहुत ही मैजेस्टिक, यानी बहुत ही रहस्यमयी सी लैंग्वेज थी, बहुत ही जादुई लैंग्वेज थी। उस तरह से लिखा था उन्होंने, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल यूज किया था इन्होंने लैंग्वेज को। अब बात करते हैं सबसे बड़े लेखक की, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े प्ले राइट की, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, मास्टर ऑफ इंग्लिश सोनेट, इन्होंने इंग्लिश सोनेट को फेमस कर दिया था भाई साहब इन्होंने, है ना। इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे। ये सवाल आता है कि इन्होंने कितने सोनेट लिखे, तो इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे। मोस्टली अबाउट लव, ब्यूटी, टाइम, जेलसी, बिट्रेयल एंड मोर्टेलिटी, है ना, कि प्यार के बारे में, खूबसूरती के बारे में, समय के बारे में, जलन के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में, और नैतिकता के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा लिखे थे। डेवलप्ड ए मोर पर्सनल फिलोसॉफिकल टून देन हिज, है ना, प्रीडिसेसर।
इन्होंने एक मोर पर्सनल फिलोसॉफिकल, है ना, यानी दर्शन शास्त्री टोन, यानी मतलब ज्यादा लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता अपना लिया था उन्होंने। एक ऐसी तरह की कविता लिखी जो हमेशा, है ना, जैसे पुरानी नहीं होती वो। आप भी आज, अगर आज भी आप शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ो या उनकी कविताएं पढ़ो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये आज के हिसाब से भी बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिख डाला, इसीलिए वह हर युग में फेमस रहे। फेमस ओपनिंग लाइंस क्या थी, है ना, फेमस ओपनिंग लाइन क्या थी? सेल आई कंपेयर यू टू ए समर्स डे। देखो, दी का मतलब होता है यू। क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर करूं? तो देखो, सीधी सी बात है, जो इंग्लैंड के लोग होते थे ना, उनके गर्मियों के दिन उनको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके सर्दियां ज्यादा रहती है, गर्मियां थोड़ी सी आती है। अपने गर्मियां ज्यादा रहती है, अपनी सर्दियां थोड़ी सी आती है ना। तो जिस दिन मतलब अच्छी गर्मी हो, धूप निकली हो ना, तो इंग्लैंड वालों को मजा आ जाता है। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर करूं, है ना। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इनडेपिमेंट। और ये भी क्या है, एक सोनेट की लाइन है, यानी इससे भी एक सोनेट शुरू हुआ है। ये थे विलियम शेक्सपियर साहब, जिनका जन्म 1564 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1616 में। यानी ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में भी थे, और ये किसके टाइम में थे? जैकोबियन पीरियड के भी टाइम में थे। अब बात करते हैं थॉमस लॉज के बारे में। ये भी एक बहुत बड़े कवि थे। रोड लिरिकल एंड पेस्टोरल, है ना, पोएट्री। उन्होंने क्या, लिरिकल पोएट्री यानी गीत लिखे, और पेस्टोरल पोएट्री का मतलब होता है ऐसी कवि जिनकी थीम देहाती थी, यानी गांव देहात के बारे में ज्यादा लिखा, खेतों के बारे में, किसानों के बारे में, गडरियों के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा। फेमस क्या थे? रोजिलिन नाम की इनका एक प्रोज रोमांस था, विद, है ना, इंटरस्प्रेड पोएम्स, यानी एक इन्होंने प्रोज रोमांस लिखा था, एक ड्रामा लिखा था जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, जिसका नाम क्या था? रोजीलैंड था। और ये किस पे मतलब बेस था? ये था शेक्सपियर के एज यू लाइक इट पे, यानी स्टोरी ली गई थी शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से। ठीक है। फिर बात आती है क्रिस्टोफर मार्लो की। ये भी बहुत बड़े कवि थे, शेक्सपियर से पहले के थे, मतलब बहुत भयंकर कवि थे भाई साहब ये भी। फेमस पोएम थे, फेमस पोएम कौन सी थे इनकी? द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये इनकी फेमस पोएम थी, है ना। क्योंकि इनके आगे भी आएंगे, आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करना, एक बार सिर्फ इनकी पोएम्स देख रहे हैं अपन, है ना। उन्होंने पेस्टोरिकल लिरिक भी लिखी थी, सेंसुअल एंड रोमांटिक, मतलब सेक्स पे, रोमांस पे बहुत ज्यादा लिखते थे ये। ठीक है। सर वोल्टर रैली, ये भी एक बड़े पोएट थे। इनकी बड़ी बड़ी पोएम्स क्या है वो देख लो। सर वोल्टर रैली, इनका नाम था सर वोल्टर रैली, है ना। द निम्स रिप्लाई टू द सेफर्ड, एक तो ये इनकी कविता थी। द लाई, है ना, इवन सच इज टाइम, फेयरवेल, फॉल्स लव, ये इनकी कविताएं थी। एक बार फिर से देख लो। द निम्फ रिप्लाई टू द टाइम, सॉरी, द निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड, द लाई, ठीक है, ये इनकी कविताएं थी। द लाई यानी द झूठ, इवन सच इज टाइम, और फेयरवेल, फॉल्स लव, ये इनकी कविताएं थी। ठीक है। अब बात करते हैं जॉर्ज चैपमैन की। जॉर्ज चैपमैन, ठीक है, इनके बड़े बड़े काम कौन से थे? हीरो एंड द लैंडर, है ना, हीरो एंड द लैंडर, हीरो एंड द लैंडर, ये इनकी एक बड़ी अच्छी कविता थी, है ना। द इलियाड ऑफ होमर, यानी होमर की जो एपिक थी ना, एपिक, है ना, इलियाड, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन लिखा था, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई साहब ये जो एपिक है ना, ये 24 किताबों में तो जॉर्ज चैपमैन भाई साहब ने इसका ट्रांसलेशन भी किया। ठीक है। द ओडिसी ऑफ होमर, जो होमर की ओडिसी है उसका भी ट्रांसलेट किया। ठीक है। द शेडो ऑफ द नाइट, इनकी कविता का नाम है। और ओविड्स बैकवेंट ऑफ सेंस, ये भी इनकी कविता का नाम है। अब बात करते हैं जिसके लिए एलिजाबेथियन काल जाना जाता है ना, क्योंकि एलिजाबेथ काल में पोएट्री इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी जितनी ज्यादा फेमस ड्रामा था, है ना। आपको पता है शेक्सपियर को कवि के रूप में इतना अच्छा नहीं जाना जाता, जितना अच्छा उसे एक ड्रामेटिस्ट के रूप में या प्ले राइट के रूप में जाना जाता है। यानी वो भाई साहब जो प्लेज है ना, जो नाटक है, वो बहुत शानदार लिखता था, और वो फेमस भी अपने नाटकों के कारण ही हुआ था। ठीक है। तो देखो, एलिजाबेथियन ड्रामा रेफर्स टू द फ्लोरिशिंग ऑफ इंग्लिश थिएटर एंड प्लेज ड्यूरिंग एलिजाबेथियन एज, क्योंकि एलिजाबेथ एज में शेक्सपियर हुए, क्रिस्टोफर मार्लो हुए, ये बड़े बड़े लेखक हुए जिन्होंने क्या शानदार शानदार नाटक लिखे। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और एलिजाबेथियन काल को पोएट्री की तरह भी क्या कहा जाता है? पोएट्री और ड्रामा दोनों की स्वर्ण काल कहा जाता है एलिजाबेथियन एज को। स्पेशली ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड हिस्टोरिकल प्ले,
यानी ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्ले बहुत ज्यादा लिखे जाने लगे, है ना। इंपॉर्टेंट थिएटर कौन कौन से थे, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थिएटर थे इंपॉर्टेंट, और जिनमें क्या होते थे, प्लेज होते थे। तो द थिएटर, एक का तो नाम ही था द थिएटर, ये 1576 में बना था, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस इन द इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये पहला ऐसा थिएटर था जहाँ पे रोज प्लेज होते थे, रोज नाटक होते थे, है ना। द ग्लोब थिएटर, जिसकी शुरुआत की थी शेक्सपियर ने, ठीक है ना। द स्वान, द रोज, है ना। बैकफायर्स थिएटर, ये भी थिएटर के अलग अलग नाम है, यानी नाटक घर जहाँ पे नाटक हुआ करते थे, जो थिएटर थे उनका नाम है ये। कि इंग्लैंड में उस समय कौन कौन से बड़े बड़े थिएटर थे, तो कौन कौन से थे, द थिएटर था, एक का नाम ही थिएटर द थिएटर था, दूसरा था द ग्लोब थिएटर जिसको शेक्सपियर ने बनाया था, फिर द स्वान, द रोज, है ना, बैकफ्राइज थिएटर, ऐसे भी और थिएटर थे जिनका नाम आपको याद रखना है, हो सकता है इनसे सवाल आ जाए आगे चल। अब बात करते हैं एलिजाबेथियन ड्रामा में एक नाम आता है जो होता है यूनिवर्सिटी विट्स। हाँ, ये क्या चीज है, तो देखिए 7 लोगों का ग्रुप था जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता, क्योंकि ये सातों के सातों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, है ना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हुए थे, ठीक है। इनकी मतलब राइटिंग बहुत ही ज्यादा शानदार थी और सब मिलके बहुत ही जबरदस्त, है ना, प्लेस लिखा करते थे, ड्रामा लिखा करते थे। अब देखो खास बात ये थी कि ये खुद तो ड्रामा लिखा ही करते थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड नहीं है या जो हाई स्टडीज नहीं पढ़ा हुआ, वो कोई ड्रामा लिख देता ना, तो उनका ये मजाक उड़ाते। ये शेक्सपियर का बहुत मजाक उड़ाते, क्योंकि शेक्सपियर इनके जितना पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब तक तो आने शेक्सपियर ने जीण दी हुई को नहीं, सांसी को लेट दी बेचारा ने, है ना। अब बात करते हैं, थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बिट्स थे क्या, ठीक है। Before Shakespeare's dominance, a group of highly educated playwrights known as the University Wits laid the foundation for English drama। कि भाई शेक्सपियर के फेमस होने से पहले कुछ लोगों का ग्रुप था, मैं बता दूं 7 लोगों का ग्रुप था, जिन्हें अपन बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन तैयार की, नींव तैयार की इंग्लिश ड्रामा की, यानी उनके काल से ये ना इंग्लिश ड्रामा फेमस होने लगा था, ठीक है। मोस्ट वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, उनमें से ज्यादातर आधे तो ऑक्सफोर्ड से थे, आधे कैम्ब्रिज से थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सातों में एक बंदा ऐसा भी था जो यूनिवर्सिटी गया हुआ ही नहीं था। इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स से सवाल आता है। और एक बात याद रखना, यूनिवर्सिटी विट्स है ना, जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ये 7 लोग हैं, इनका लीडर था क्रिस्टोफर मार्लो, है ना। इनके ग्रुप का लीडर था क्रिस्टोफर मार्लो। दे ब्रॉट स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड सब्सटेंस इन इंग्लिश स्टेजेस, तो वो भाई इंग्लिश ड्रामा की स्ट्रक्चर वो लेके आए, इंग्लिश ड्रामा किस तरह से लिखा जाएगा वो उन लोगों ने डिसाइड किया, है ना। और उनके ही ड्रामा पहले थे जो स्टेज पे आए। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडर साहब की, यानी सबसे शानदार प्ले राइटर, अगर शेक्सपियर के बाद कोई सबसे खतरनाक है ना, तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। और इनकी राइटिंग इतनी ज्यादा मिलती है शेक्सपियर से कि आपको पता है, जैसे अपने को अभी तक ये नहीं पता कि शेक्सपियर असल में था या नहीं, या शेक्सपियर असल में था कौन। अपन को जो एक फोटो भी दिखती है ना, वो भी अपन ने अज्यूम ही कर रखी है कि हाँ ये शेक्सपियर की है। तो ज्यादातर जो बड़े विद्वान हैं उनका मानना है कि क्रिस्टोफर मार्लो ही शेक्सपियर था, लेकिन अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। इनकी एजुकेशन हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो साहब कैम्ब्रिज से पढ़े थे, है ना। क्रिस्टोफर मार्लो साहब कैम्ब्रिज से पढ़े थे। इनके बड़े बड़े काम देख लो, डॉक्टर फोस्टस, है ना। तो देखो अभी कल ही मैंने आपको एपिक पढ़ाई थी। एपिक में जब मैंने आपको होमर की इलियाड पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था कि उसमें कैरेक्टर था हेलन नाम का, है ना, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तो डॉक्टर फोस्टस की कहानी ये है कि डॉक्टर फोस्टस को एक ऐसी किताब मिल जाती है जिससे वो शैतान को बुला लेता है ना, खुद द ग्रेट लूसीफर को बुला लेता है। अब होता क्या है कि लूसीफर उसे कहता है तेरी मर्जी है तू वो विष मांग, है ना, तेरी मर्जी है तू वो विष मांग, लेकिन मैं आज से फिक्स 40 साल बाद तेरी आत्मा छीन लूंगा। अब डॉक्टर फोस्टस को लगा यार 50 साल तो मैं जी चुका हूँ, 40 साल जीऊंगा, 90 साल होऊंगा, पता नहीं तब तक मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। तो वो कहता है ओके, ठीक है। भाई साहब वो अपनी जिंदगी सारी ऐशोआराम में उड़ाता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, दुनिया का सबसे ताकतवर वो इंसान होता है। फिर उसे याद आता है हेलन के बारे में कि यार मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि एक हेलन नाम की औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, है ना। तो वो चाहता है कि हेलन मेरे सामने आए, ऐसे चुटकी बजाता है और हेलन सच में सामने आ जाती है। तब एक कविता बनती है, मतलब ये कविता गाता है, जो अपने शायद एमजेएसयू का जो सिलेबस है ना, उसकी शायद सेकंड ईयर में वो कविता है भी,
है ना। तो डॉक्टर फोस्टर्स मोहित हो जाता है एलन को देख के, कह तूड़ी लागी दुनिया की, अपन तो आई छोरी चाहिए, अपन तो इसे ही ब्याह कराशा, मतलब इतना ज्यादा मोहित हो जाता है। असल में धीरे धीरे करके 40 साल खत्म हो जाते हैं। ये सारी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। जब इसके पास पैसा था, पावर थी, सब सारे दोस्त इसके पास रहते थे, है ना, मतलब इसके साथ ही रहते थे, इसको अपना दोस्त मानते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि 40 साल खत्म होने वाले हैं और अब इसका अंत आ गया है, इसका कोई भी दोस्त इसके पास नहीं आया। इसने बहुतों से मदद मांगी, किसी ने इसकी मदद नहीं मांगी, और जैसे ही वो टाइम हुआ तो इसका शरीर के अंदर ऐसा धमाका हुआ कि इसके शरीर के चीथड़े चीथड़े खत्म हो गए। और इसी तरह पता चलता है कि जब आपके पास खुशी होती है, जब आपके पास पावर होती है, जब आपके पास पैसा होता है, तो सारे रिश्तेदार, सारे लोग आपके दोस्त बन के रहते हैं। लेकिन जब आपका टाइम थोड़ा गलत आता है, जब आप थोड़ी मुश्किल में पड़ते हो, तब आपको पता चलता है कि असल कौन है और नकली कौन है। यही थीम है डॉक्टर फोस्टर्स की, ठीक है। टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड एंड द जू ऑफ माल्टा, ये इनके फेमस वर्क है। तो मैं ये तो गारंटी लेता हूं कि क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फोस्टस आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फोस्टस तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बता दी है। फिर टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड और द जू ऑफ माल्टा, ये भी याद रखना, द जू ऑफ माल्टा। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, नेट पे जाके सर्च कर लेना, चाहे कि भाई समरी बता दो द जू ऑफ माल्टा की, इंटरेस्टिंग है ना, जू ऑफ माल्टा पढ़ लेना। इन्होंने अचीव क्या किया, इंट्रोड्यूस ब्लैंक्स वर्क इन ड्रामा, इन्होंने ब्लैंक वर्स है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया ड्रामा में, यानी उन्होंने सबसे पहले है ना ब्लैंक वर्स को ड्रामा में लेके आए। लेकिन इस चीज को फेमस किसने किया, शेक्सपियर ने किया, लेटर परफेक्टेड बाय शेक्सपियर, ठीक है। क्रिएटेड पावरफुल ट्रेजिक हीरोज ड्रिवन बाय एम्बिशन, डिजायर एंड प्राइड, इन्होंने बहुत शानदार ट्रेजिडीज लिखी थी। और उन ट्रेजिडी के हीरो, आपको पता है ट्रेजिक हीरो हो गए, तो इन्होंने बहुत शानदार ट्रेजिक हीरो क्रिएट किए थे। His plays emphasize the Renaissance spirit of exploration and rebellion। और इनके जो हीरो थे ना, इनके जो ड्रामा थे, वो क्या करते थे, रेनेसा की जो आत्मा थी ना, यानी क्या, नई नई चीजें ढूंढना। और भाई सीधी बात है कि जो बड़ी अथॉरिटी है, जो गलत कर रही है, उसके सामने बगावत करना, है ना, उस भावना को दर्शाते थे। फिर आते हैं थॉमस किड, ठीक है, थॉमस किड। एक तो पढ़ लिया अपन ने क्रिस्टोफर मार्लो, अब अपन पढ़ रहे हैं थॉमस किड, ठीक है। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी, एक बात याद रखना कि देखो ये बच्चे थे ना, थॉमस किड बच्चे थे, तो ये कॉलेज गए नहीं थे, तो ये अकेले बंदे थे कि जो यूनिवर्सिटी से नहीं थे, यूनिवर्सिटी बिट्स के ये अकेले से बंदे थे जो यूनिवर्सिटी गए नहीं थे, है ना। क्यों, क्योंकि ये किड थे, क्यों, इनका नाम क्या था, थॉमस किड, ठीक है। लाइकली एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर स्कूल, है ना, ये मर्चेंट टेलर स्कूल से पढ़े हुए थे, इसका मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं गए। इनका सबसे शानदार वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजिडी। यार बंदा पढ़ा ले क्या, मेरे तो ये समझ में नहीं आए। 10 बार तो लाइट चली जाती है, इन गर्मियों ने तो ऐसे परेशान कर रखा है, लाइट नहीं जीने देती। अब मैं पढ़ाऊंगा इस गर्मी में तो मैं पसीना पसीना हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, है ना। फाउंडर ऑफ द रिवेंज ट्रेजिडी, और ये फाउंडर थे रिवेंज ट्रेजिडी जेनर के, यानी बदला लेना, है ना। जैसे शुरू में ही हीरो का बाप मर गया, अब पूरे प्ले में हीरो क्या, बदला लेने के लिए घूम रहा है, एंड में अपने बाप का बदला लेता है, लेकिन खुद भी मर जाता है। तो इस जेनर के भाई पिता कौन थे, थॉमस किड थे, है ना। इन्फ्लुएंस्ड हेमलेट एंड अदर एलिजाबेथियन ट्रेजिडीज, और इनको देख के ही शेक्सपियर ने हेमलेट और जितने भी प्ले राइट थे, उन्होंने ट्रेजिडीज लिखना जो शुरू किया, बदले वाली ट्रेजिडी, है ना। हिज स्टाइल इंक्लूड गोस्ट, मैडनेस, ब्लडी रिवेंज एंड इमोशनल इंटेंसिटी। अब इनकी स्टाइल में क्या क्या आता था, भूत आ जाते थे, मैडनेस आ जाती थी, और खूनी बदला आ जाता था, ब्लडी रिवेंज आ जाता था, और इमोशनल इंटेंसिटी, ये मतलब बंदा के जो इमोशन है ना, वो अच्छे से बाहर निकल के आता था। देखो आपने एक मूवी देखी होगी शायद कपूर की, हैदर, है ना, वो शेक्सपियर के हेमलेट प्ले पे बनी हुई है ना, हेमलेट प्ले पे बनी हुई है। इसमें क्या होता है, इसका बाप राजा होता है, जिसे इसकी माँ और इसका चाचा मिलके मार देते हैं, क्योंकि उन दोनों का आपस में चक्कर होता है ना। फिर उसके बाप का भूत है ना, वो आता है हेमलेट के पास और बताता है कि मेरे को तेरे चाचा और तेरी माँ ने मार दिया। तो हेमलेट पागल होने का नाटक करता है, बदला लेता है सबको। एंड में क्या होता है, सब मर जाते हैं, हेमलेट भी मर जाता है, हेमलेट का चाचा भी मर जाता है, हेमलेट की माँ भी मर जाती है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जरूर देखना है, शाहिद कपूर की मूवी बनी हुई है इस पे, हैदर नाम से। आगे चलते हैं, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों से पढ़े हुए थे ये रॉबर्ट ग्रीन साहब, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है दोनों से पढ़े हुए थे।
इनके मेजर वर्क्स देख लो। अब ये चीज आपको याद रखनी है ना, थोड़ी सी मुश्किल होगी याद रखनी, लेकिन याद रखनी है, अजीब से नाम है ना। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ठीक है। क्या है रॉबर्ट ग्रीन साहब के, क्या है लेखनी में, फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे, ठीक है। ऑरलैंडो फ्रिस्को, है ना, ऑरलैंडो फ्रिस्को, ऑरलैंडो फ्रिस्को, ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। एक बार फिर से देखो, लाइट आ चुकी है। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ऑरलैंडो फ्रिस्को, ए लुकिंग ग्लास फॉर इंग्लैंड एंड लंदन। फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगे, ठीक है, ऑरलैंडो फ्रिस्को, ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ये है इनके प्लेस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, रोड रोमांटिक कॉमेडीज लिखी थी इन्होंने, एंड मैजिकल फैंटेसीज। अब आपको एक बात बताऊं, आप इतनी देर से नाम सुन रहे हो, ट्रेजिडी, कॉमेडी, है ना, तो कॉमेडी का मतलब हंसी मजाक से नहीं है, कॉमेडी का मतलब है हैप्पी एंडिंग से। ट्रेजिडी में तो एंड में हीरो मर जाता है, या हीरो या हीरोइन में से कोई एक एंड में मर जाता है, लेकिन हैप्पी जो आपकी कॉमेडी है, उसका मतलब ये है कि एंड में हीरो जिंदा रहता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना। हैप्पी से हैप्पी एंडिंग का मतलब है, कॉमेडी से हैप्पी एंडिंग का मतलब है, कॉमेडी से हंसी मजाक मत ले लेना, आज वाली कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी का मतलब है वो एंड में सब कुछ सही हो जाता है, पूरे प्ले में प्रॉब्लम चलती है, एंड में जाके कुछ सही हो जाता है और हीरो हीरोइन दोनों खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं, है ना। रोमांटिक कॉमेडी यानी प्यार मोहब्बत वाली कॉमेडीज, है ना। ब्लेंडेड फोक थीम्स, साइंस एंड कॉमेडी। अब रॉबर्ट ग्रीन साहब ने क्या किया, फोक थीम यानी लोक जो कथाएं थी, उनमें साइंस और कॉमेडी को मिला दिया, तो इंटरेस्टिंग प्ले बन के आए, है ना। criticized Shakespeare as an upstart crow showing tension between academic and rising professional। तो ये क्या है, ये आलोचना बहुत ज्यादा करते थे, है ना, ये आलोचना बहुत ज्यादा करते थे शेक्सपियर की। डाइड यंग, लिव्ड ए बोहेमियन लाइफ, फिर थोड़ा किसी जिंदगी जी, ठीक है, और जवानी बन गया, डाइड यंग, ठीक है। बस इनके आप प्लेस के नाम याद रखना, कौन से, फ्रायर बेकन, फ्रायर बुंगे, ऑरलैंडो फ्रिस्को, ए लुकिंग ग्लास फॉर इंग्लैंड एंड लंदन, ये चीज आपको याद रखनी है ना। जॉर्ज पीले, देखो रॉबर्ट ग्रीन पढ़ लिया, कलर पढ़ रहे हैं पर रॉबर्ट ग्रीन पढ़ लिया, अब जॉर्ज पीले और पढ़ लेते हैं। कौन कौन से अपन ने पढ़ लिए, क्रिस्टोफर मार्लो अपन ने पढ़ लिए, जो कैम्ब्रिज से थे। फिर अपन ने पढ़ा थॉमस किड, जो दोनों में से ही किसी में से नहीं थे, है ना, वो मर्चेंट टेलर स्कूल से पढ़े हुए थे। फिर अपन ने पढ़ा रॉबर्ट ग्रीन, जो कहाँ से थे, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों से थे। फिर अपन पढ़ रहे हैं जॉर्ज पीले भाई साहब को, है ना, जॉर्ज पीले भाई साहब को, जो कहाँ से हैं, ऑक्सफोर्ड से हैं। जॉर्ज पीले भाई साहब ऑक्सफोर्ड से हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्कजार एंड द ओल्ड वाइफ्स टेल, है ना। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, है ना, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्कजार, है ना, अल्कजार, हुंडई की एक गाड़ी भी आती है अल्कजार नाम से, देखना आप, है ना। तो द बैटल ऑफ अल्कजार और द ओल्ड वाइफ्स टेल, है ना, यानी बूढ़ी बीवी की कहानियां। तो द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्कजार एंड द ओल्ड वाइफ्स टेल, है ना, ये किसने लिखे, ये लिखे जॉर्ज पीले भाई साहब ने। स्किल्ड इन माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स, ये या तो इतिहास की या पुरानी कथाओं पर बहुत ज्यादा स्पेशली लिखा करते थे। नोन फॉर है ना, लिरिकल ब्यूटी एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग। लिरिकल ब्यूटी यानी इनके लिखने का तरीका बहुत शानदार था, और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग यानी इनकी कल्पनात्मक जो स्टोरी बताने की क्षमता थी ना, वो बहुत शानदार थी। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे जॉर्ज पीले से सवाल आएगा तो वो इन तीन चारों में से एक नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये किसने लिखे, या ये पूछ लेगा कि भाई जॉर्ज पीले थे वो कहाँ किन से बिलोंग करते थे, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो देख लेते हैं, है ना। स्किल्ड इन माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम, known for lyrical beauty and imaginative storytelling, है ना। experimented with allegory, folktale and fantasy, ठीक है, experimented with allegory, folktale and fantasy, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थॉमस लॉज, अपन ने थॉमस किड को भी पढ़ लिया है, अब आप थॉमस लॉज को भी पढ़ लो। थॉमस लॉज भी कहां से थे, ऑक्सफोर्ड से थे, ठीक है। थॉमस लॉज भी कहां से थे, ऑक्सफोर्ड से थे, है ना। तो द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, है ना, तो द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, गृह युद्ध के गांव, ठीक है, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। रोजलिन, ये मैंने आपको बताई थी, इनकी कविता भी थी, इसमें मतलब कविता भी है, और ये क्या है, प्रोज है जिसके अंदर बीच बीच में कविता है ना। और ये किसने यूज किया बाद में, शेक्सपियर ने यूज किया एज यू लाइक इट में,
आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से याद करना, द वुंड ऑफ द सिविल वॉर एंड रोजेलिंड, ये किसने लिखी? थॉमस लॉज साहब ने लिखी। रोट बोथ, है ना, ड्रामा एंड प्रोज रोमांस, है ना, ड्रामा भी लिखे, प्रोज रोमांस भी लिखे। मिक्स्ड वॉयलेंस एंड हीरोइज्म विथ रोमांटिक आइडियाज, और रोमांटिक आइडिया में इन्होंने भाई वॉयलेंस भी मिला दिया, हीरोइज्म भी मिला दिया। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड एलिजाबेथ कॉमेडी एंड पेस्टोरल राइटिंग। अब इसकी जो काम थे ना, इन्होंने इन्होंने देहाती राइटिंग होती है ना, जैसे गांव की थीम पे लिखा जाता है, उसमें एलिजाबेथियन कॉमेडी को मिला दिया, क्योंकि एलिजाबेथियन कॉमेडी नॉर्मल लंदन में होती थी, इन्होंने गांव में थीम सेट की। देखो, थॉमस किड पढ़ लिया, थॉमस लॉज पढ़ लिया, थॉमस नास को और पढ़ लो। थॉमस नेस है वैसे, लेकिन आप याद रखना थॉमस नास, ये बच्चे को भी पढ़ लिया, लॉज को भी पढ़ लिया, और नास को भी पढ़ लो। थॉमस नास, ये कहां से पढ़े हुए थे? ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ये कहां से? कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, है ना। तो समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ये ड्रामा था, है ना। पियर्स पेनिलेस, और ये क्या था? एक प्रोज था। तो एक बार फिर से बोलो, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट एंड पियर्स पेनिलेस, ये इनके काम थे, है ना। मास्टर ऑफ सटायर एंड सोशल कमेंट्री, तो ये क्या थे? सटायर थे, तर्क देते थे, है ना। जैसे सटायर से आपको बताऊं तो एक तरह से ताने देना, है ना। तो सोसाइटी पे सटायर करते थे, तंज कसते थे सोसाइटी पे, और सोशल कमेंट्री करते थे, यानी जो सोसाइटी में घट रहा है ना, उस पे ज्यादा लिखते थे। नॉन फॉर मोर प्रोज देन ड्रामा, तो ये ड्रामा कम लिखते थे, प्रोज ज्यादा लिखते थे, बट स्टिल लिंक्ड टू द स्टेज, लेकिन फिर भी इनके कुछ ड्रामा है जो स्टेज पे परफॉर्म किए गए थे। यूज्ड शार्प विट एंड क्रिटिक ऑफ मॉरल करप्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के बारे में लिखते थे, और जो सोसाइटी का नैतिक पतन हो रहा है ना, उसके बारे में लिखते थे। जॉन लिली, है ना। क्या क्या पढ़ लिया अपने? अपन ने पढ़ लिया क्रिस्टोफर मार्लो, फिर अपन ने पढ़ा थॉमस किड, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा रॉबर्ट ग्रीन, फिर अपन ने पढ़ा जॉर्ज पीले, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा थॉमस लॉज, फिर अपन ने पढ़ा थॉमस नैश, अब अपन पढ़ेंगे जॉन लिली, ठीक है। ये कहां से थे? ये भी ऑक्सफोर्ड से थे, ये भी ऑक्सफोर्ड से थे, ठीक है। मेजर वर्क, है ना, यूफस, यूफस मेजर वर्क, यूफस एंडीमियन, है ना, कैस्पस, सेफो एंड पाओ, है ना, सेफो एंड पाओ। एक बार फिर से, देखो नाम अजीब अजीब है, थोड़े याद नहीं रहेंगे, लेकिन यही सेकंड ग्रेड है, इनको याद कर लिया नौकरी लग जाओगे, है ना। तो यूफस, यूफस एंडमियन, यूफस एंडमियन, है ना, कैम सॉरी कैम्पेस पे, है ना, कैम्पेस पे, यूफस एंडमियन कैम्पेस पे, यूफस एंडमियन कैम्पेस पे, यूफन एंडमियन कैम्पेस पे, है ना। सेफो एंड पाउ, सेफो एंड पाउ, सेफो एंड पाउ, है ना। ये क्या है? ये है भाई साहब, इनके वर्क है जॉन लिली साहब के। स्पेशलाइज इन प्रोज कॉमेडी फॉर कोर्ट परफॉर्मेंस, कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा लिखते थे जॉन लिली साहब। डेवलप्ड द हाईली, है ना, ornate एंड आर्टिफिशियल स्टाइल नोन एज यूफिज्म, है ना। तो जो यूफिज्म होता है, यानी जो कोर्ट ड्रामा होता है, जो ऑर्नेट होती है, हाईली ऑर्नेट होती है, यानी एकदम बढ़ी चढ़ी हुई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल स्टाइल, मतलब बढ़ी चढ़ी हुई लोग कैसे होते हैं ना, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात, कि कोर्ट में जैसे लोग होते हैं, और वो एक अलग सी ही पर्सनैलिटी रखते हैं, मतलब बात करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत अजीब तरीके से खाते हैं, जैसे चम्मच ऐसे लेकर, ऐसे ग्लास पकड़ के ऐसे पीते हैं। तो ये होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल, यानी बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी हुई स्टाइल, इसे क्या कहते हैं? यूफिज्म कहते हैं, ठीक है। हिज ड्रामा हैड माइथोलॉजिकल एंड कोर्टली सेटिंग, पौराणिक कथाएं और कोर्टली सेटिंग होती थी, यानी इस तरह से लिखा जाता था कि दरबार में मतलब परफॉर्म किया जा सके। ऑफन परफॉर्म बिफोर क्वीन एलिजाबेथ, और ज्यादातर किसके आगे परफॉर्म किए गए? क्वीन एलिजाबेथ के आगे परफॉर्म किए गए। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। ये इंग्लिश मीडियम का चिराग है, यानी अगर बात आई इंग्लिश लिटरेचर की और शेक्सपियर की बात ही ना हो, तो समझ लो अपन ने इंग्लिश लिटरेचर की बात ही नहीं की, है ना। जब भी आपके सामने शेक्सपियर नाम आए, है ना, जब भी आपके दिमाग में शेक्सपियर आए, तो आपके दिमाग में एक और नाम आना चाहिए, वो है बार्ड ऑफ एवन, है ना। देखो, बार्ड का मतलब होता है कवि, एवन एक जगह का नाम है, यानी एवन का कवि। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जिस स्थान पे जन्मा था ना, उसका नाम था स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, यानी एवन नाम के स्थान पे शेक्सपियर जन्मा था, इसलिए शेक्सपियर को, है ना, बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Often called Bard of Avon, William Shakespeare is the greatest playwright and poet in English language.
कि भाई साहब जो विलियम शेक्सपियर है ना, ये सबसे महानतम तो प्ले राइट है, यानी नाटक लिखने वाले, और सबसे महानतम ही कवि है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि his work transformed drama, enriched the language, and explored the depth of human emotion like never before। तो देखो, शेक्सपियर भाई साहब ने जिस तरह से ड्रामा लिखे, जिस तरह से इन्होंने ह्यूमन माइंड के ऊपर जिन जिन चीजों पे ड्रामा लिखे ना, वो हमेशा रेलेवेंट रहे। यानी मान लो आज से 500-600 साल पहले जब लोगों ने ये ड्रामा पढ़े थे या देखे थे, तब उनको लगा था हाँ यार ये हमारी सोसाइटी के हिसाब से। फिर 200-300 साल पहले जब लोगों ने ये ड्रामा देखे, तब भी उन्हें ये लगा हाँ यार ये हमारी सोसाइटी पे फिट बैठते हैं। जब आज अपन ये ड्रामा देखेंगे ना, तब भी अपने को लगेगा कि हाँ यार ये अपनी सोसाइटी पे फिट बैठते हैं। ठीक है। और अगर कोई फ्यूचर में भी इन ड्रामा को देखेगा ना, तो उनको लगेगा ये अपनी सोसाइटी पे फिट बैठते हैं। यानी इन्होंने ऐसे ड्रामा लिखे जो हमेशा ट्रेंडिंग पे रहे, समझ गए, ट्रेंडिंग पेज पे वायरल होते ही रहे। तो सबसे ज्यादा व्यू आए इनके ड्रामा पे, इसलिए ये ग्रेटेस्ट प्ले राइट भी है और पोइट भी है, क्योंकि इन्होंने जेलेसी पे लिखे। तो आपको पता है ह्यूमन जेलेसी कभी खत्म हो सकती है क्या? तो हमेशा ट्रेंडिंग पे रहेंगे। इन्होंने प्यार पे लिखा, तो प्यार आपको पता है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो अब इनके ड्रामा भी हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसी तरह से इन्होंने ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर किया, है ना। जिस तरह से अपन दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कविता में या अपने ड्रामा में भी उसी तरह से लिखा। इसीलिए लोगों को इनके ड्रामा इतने ज्यादा पसंद आते हैं, है ना। ये जन्मे थे 23 अप्रैल 1564 में, 23 अप्रैल 1564 में जन्मे थे। ठीक है। यानी ये देख लो कि जब मालदेव राजा बना था, है ना, शायद 1562 में मालदेव राजा, मालदेव नहीं, चंद्रसेन, रावचंद्र सेन 1562 में राजा बने थे। तब से है ना, रावचंद्र सेन 1562 में राजा बने थे ये भाई साहब। तो ये देख लो कि 1562 के आसपास रावचंद्र सेन राजा बने थे। तो ये चंद्रसेन के समय का है ना, अकबर के समय का है। ठीक है, अकबर के समय का है ये। 1500 आपको पता है 1556 में अकबर राजा बन गया था। महाराणा प्रताप के राजा बनने से पहले जन्मा था ये, 1564 के आसपास। ठीक है। कहाँ पे जन्मा था? स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में जन्मा था, है ना। मैरिड एन ए हैथवे, है ना। 18 साल की उम्र में अपनी बीवी एन ए हैथवे से इसने शादी कर ली थी। एन ए हैथवे नाम था इसकी बीवी का, और इसके 3 बच्चे हुए, 3 चिल्ड्रंस। ठीक है। मूव टू लंदन लेट 1580s एंड बिकम ए सक्सेसफुल एक्टर एंड प्ले राइट। 1580 एंड में, यानी 1579 के आसपास ये लंदन में आ गया था, और वहां पे इसने मस्त तो ये अपने ड्रामा लिखे और मस्त एक्टिंग की, क्योंकि शेक्सपियर खुद एक एक्टर था। ठीक है। ही वॉज पार्ट ऑफ द थिएटर कंपनी लॉर्ड चैपमैन्स मैन। और ये एक थिएटर कंपनी का भी मतलब पार्ट था, जिसका नाम था लॉर्ड चैपमैन्स मैन। ये एक थिएटर कंपनी थी, विच लेटर बिकेम द किंग्स मैन। और बाद में क्या नाम हो गया? द किंग्स मैन नाम हो गया। किसके अंडर में? किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर में। ठीक है। ये 23 अप्रैल 1616 को मर गए, है ना, द सेम डेट एज हिज बर्थ। ये देखो 23 अप्रैल को ही तो जन्मे और 23 अप्रैल को ये मर गए। ऐसा इतिहास में मेरे को एक और राजा बताओ जो जन्मा भी 1597 को, ठीक है, और मरा भी 1597 को। अगर तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो मेरे को बता दो ये राजा कौन है, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। जो जन्मा भी 1597 में और मरा भी 1597 में, और वो इतिहास का बहुत महान राजा है, महानतम राजाओं में से एक है। और अगर राजस्थान की बात करें तो आपकी नजरों में, मेरी नजरों में वो सबसे महान है। बता दो कौन है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि शेक्सपियर की जिंदगी में आगे क्या हुआ। शेक्सपियर करियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। शेक्सपियर के करियर को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। अर्ली फेज यानी 1590 से 1600 के आसपास, क्योंकि आपको पता है 1564 में तो ये जन्मा था, तो जन्मते ही तो लिखने लगा नहीं होगा भाई, कोई 25-30 साल की उम्र ली होगी उसके बाद लिखा होगा। तो 1590 में उसने लिखना शुरू किया, है ना। तो उसके जो शुरुआती साल थे ना 1590 से 1600, तो इसने ज्यादातर तो कॉमेडीज लिखी और हिस्टोरिक प्ले लिखे, है ना, हिस्टोरिक प्ले लिखे, विच मेड हिम पॉपुलर, जिसने इसे पॉपुलर बना दिया। जैसे फेमस कॉमेडीज कौन कौन सी थी? ए मिडनाइट समर्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, ए मिडनाइट समर्स ड्रीम, है ना, द मर्चेंट एंड वेनिस, सॉरी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ए मिडनाइट समर्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। देखो ये तो क्या है, ये तो है इन भाई साहब के कॉमेडीज। ठीक। अब
इनके ऐतिहासिक प्ले जो राजा के नाम पे, जैसे देखो रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, यानी राजाओं के नाम पे जो भी नाम है वो ऐतिहासिक प्ले। नॉन फॉर विटी डायलॉग, है ना, मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड हैप्पी एंडिंग्स। अब आपको पता है कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग तो होगी, ठीक है। फिर आया मिडिल फेज, यानी 1600 से 1608 के आसपास, है ना, जहां पे इसने बहुत ज्यादा ट्रेजिडीज लिखी। ट्रेजिडी यानी जिनमें एंड में हीरो ही मर जाता है। दिस इज हिज ट्रेजिक पीरियड वेयर ही रोट हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी, जैसे हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, है ना। और देख लो यही है जिसके लिए शेक्सपियर को सबसे ज्यादा जाना जाता है। These play explored themes like ambition, jealousy, betrayal, fate, madness and human condition, ठीक है। फिर बात करते हैं 1608 से 1613, यानी इसके आखिरी के साल, क्योंकि 1616 में तो ये मर ही गया था। He wrote romance and tragicomedies, है ना, with theme of forgiveness and reconciliation, जैसे The Tempest, है ना, Cymbeline, The Winter's Tale, है ना, Pierce। These play often end happily after suffering and separation। देखो ये ट्रेजी कॉमेडीज थी, यानी ये ट्रेजिडी और कॉमेडीज का मिला जुला रूप था। या तो हीरो के कोई मतलब जैसे क्या कहते हैं नजदीकी कोई व्यक्ति मर जाता था, बहुत दिक्कतें होती थी हीरो को, सारी जिंदगी दुख में निकलती थी, लेकिन प्ले के एंड में जाके हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। ये होती थी ट्रेजिक कॉमेडीज। ये क्या थी? द टेम्पेस्ट, कैम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड पियरलेस, ठीक है। ये क्या थी? ये इसकी ट्रेजिक कॉमेडीज थी, यानी पहले लिखी कॉमेडीज, फिर लिखी ट्रेजिडीज, फिर लिखी ट्रेजिक कॉमेडीज। शेक्सपियर वर्क, अब ये चीज ध्यान रखना, है ना, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है और इससे सवाल आते हैं कि भाई साहब ने 38 तो प्लेज लिखे, 154 सोनेट लिखे, है ना, और करीबन 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी, है ना, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। अब 38 प्ले, कहीं कहीं 37 प्लेज भी आता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं 37 प्लेज भी आता है। 154 सोनेट लिखे, 154 सोनेट लिख दिए और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम। 154 सोनेट तो आपको पता है सोनेट के तो नंबर थे, कोई नाम था नहीं। 2 नरेटिव पोएम के नाम याद रखना। पहली पोएम का नाम था विनस एंड एडोनिस और दूसरी का नाम था द रेप ऑफ लुक्रिस। एक बार फिर से, विनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रिस, ये इसकी 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स थी, है ना। फेमस कोट, अब इसके जो मतलब फेमस कोट, इसके वाक्यांश जो इसने कुछ अपने प्लेज में लिखे थे जो मतलब फेमस ही हो गए, वो कौन कौन से थे वो देख लो। टू बी और नॉट टू बी, है ना, दिस इज द क्वेश्चन, क्या हमें होना है या मतलब क्या हमें करना है या हमें नहीं करना, यही पर्सन है जो मायने रखता है। कोई भी काम देख लो कि जैसे मान लो आपको नौकरी लगनी है या नहीं लगनी, ये मायने रखता है आप पे, है ना, कि आप तैयारी कैसे करते हो। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, है ना, पूरी दुनिया एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड द वुमेन मियरली प्लेयर्स, और जो मैन और सॉरी जो मैन और वुमेन है ना, सारे वो क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टर मात्र है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्ट बट इन आवर सेल्फ, कि मान लो कोई बंदा है जो ब्रिटस को कह रहा है कि भाई ब्रिटस, गलती अपने तारों में नहीं है। लोग कहते ना कि यार तारे गड़बड़ चल रहे हैं, कि नहीं ब्रिटस, गलती अपने तारों में नहीं है, गलती अपने अंदर है ना। इफ म्यूजिक बी द फूल ऑफ लव प्ले ऑन, है ना, इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, कि अगर म्यूजिक ही प्यार का खाना है तो चलने दो, है ना। हेमलेट, अब देखो कुछ कैरेक्टर्स के नाम याद कर लो, क्योंकि कैरेक्टर के नामों से क्या होता है कि सवाल आ जाते हैं, तो देख लो। हेमलेट, हेमलेट कौन था? हेमलेट नाटक का हीरो था। क्लोडियस, हेमलेट का चाचा और इसकी माँ का यार, सॉरी, है ना, इसकी माँ का बॉयफ्रेंड, है ना। हेमलेट कौन था? खुद हीरो था, क्लोडियस चाचा था, और गिट्यूड, है ना, गेरट्रूड, ये हेमलेट की माँ का नाम था, है ना, ये हेमलेट की माँ का नाम था। तो हेमलेट कौन था? राजा था। क्लोडियस कौन था? भाई राजा भी था और इसका चाचा भी था। और ग्रेट्यूड कौन थी? ठीक है, ये था हेमलेट की माँ का नाम। ओफिलिया थी हेमलेट की प्रियतम, ठीक है, ओफिलिया थी हेमलेट की प्रियतम। ओफिलिया कौन थी? ये थी हेमलेट की प्रियतम, है ना। और फिर क्या नाम था? लार्टेस, है ना, लिट्रेस, पोलोनियस और होर्टेनियो और गोस्ट ऑफ किंग हेमलेट, है ना। और एक था किंग हेमलेट, यानी जो हेमलेट का बाप था, वो मतलब भूत आता है तो वो होता है गोस्ट ऑफ किंग हेमलेट, जिसे क्लोडियस ने मार दिया था। तो ये और कैरेक्टर्स है जिनके नाम यहाँ पे आए हैं, लेट्रस, पिलोनोमियस और, है ना, होर्शियो, गोस्ट ऑफ
किंग हेमलेट। देखो ज्यादातर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि किसी लड़की का ही नाम दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये कैरेक्टर कहाँ से, तो आप ये जो ओफिलिया है ना और है ना, ग्रीट्यूड है, इनका नाम जरूर याद रखना, ओफिलिया और ग्रीट्यूड का नाम जरूर याद रखना। अब बात करते हैं मैकबेथ की, है ना, मैकबेथ की। तो एक तो मैकबेथ जो नाटक का हीरो है और स्कॉटिश जनरल है, ठीक है। फिर है लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की बीवी है, ठीक है। फिर थ्री विचेस, तीन चुड़ैल है, जो तीन अजीब बहनें हैं जिन्हें तीन चुड़ैल कहा गया है ना। फिर बोनको, किंग ड्यूकन, है ना, मैकडफ एंड मेलकम, ये भी अलग अलग प्लेयर है। इसमें होता क्या है कि ये बहुत बड़ा जंगल होता है मैकबेथ, है ना। ये मियाँ बीवी दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई इसकी बीवी को बावला बना जाता है कि यार तू है ना एक काम कर, एक सेकंड मेरे को देना, ठीक है। देखो अब इसकी दो स्टोरीज हैं, मैं उनमें कंफ्यूज हूँ। एक में ये होता है कि मैकबेथ राजा को मार देता है ना, शायद यही है कि मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल होता है जो खुद राजा बनने के लिए राजा को मार देता है, और इसमें इसको मतलब मैनिपुलेट करती है लेडी मैकबेथ, ठीक है। लेडी मैकबेथ इसको मैनिपुलेट करती है कि तू राजा को मार दे, लेकिन जब ये राजा को मार देता है तो खुद लेडी मैकबेथ का धोखा को ना उड़े, है ना। वो एक फेमस लाइन है कि आज सारे अरब के परफ्यूम भी है ना मेरे हाथों से खून की खुशबू को नहीं हटा सकते। ये फेमस लाइन कहाँ से है? ये फेमस लाइन मैकबेथ से ही है, ठीक है। और भाई ये क्या होता है कि फिर बाद में मैकबेथ को भी धोखा होता है और दोनों का पतन हो जाता है इसी कारण से। फिर आता है ओथेलो, ठीक है। ओथेलो में कौन है? ओथेलो एक राजा है। इयागो, ये क्या है? ये एक विलन है, ठीक है। इयागो एक विलन है। ये वो दूसरी स्टोरी है, शायद मैं जिसे कंफ्यूज था। ओथेलो जनरल होता है ना, वेटियन आर्मी में, हाँ, वेनेटियन आर्मी में जनरल होता है ओथेलो, उसकी बीवी होती है। तो इयागो क्या करता है, उसे भड़का देता है ओथेलो को, ये तेरी बीवी है, इसका दूसरे से चक्कर चल रहा है, ऐसे वैसे फलाना ढिकड़ा। तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ डेस्डिमोना को मार डालता है ना। और फिर बस धोखा होता है, फिर ये इयागो को भी मार देता है, ऐसे करके सब मर जाते हैं एंड में। तो ओथेलो, इयागो, डेस्डिमोना, कैसियो, रोड्रिगो, इमिलिया, ये किसके हैं? ये ओथेलो के कैरेक्टर है। आपको इन कैरेक्टर्स को याद करना पड़ेगा, है ना, बार बार में याद करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग काम है, अगर आप याद करना ही चाहते हो तो ऐसे लिखो, नेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके लिखना ओथेलो, ठीक है, समरी, है ना। फिर एक बंदा आएगा जिसके चैनल का नाम है स्टडी लवर, उसकी वीडियो देखना, वो 5-6 मिनट में आपको इसकी छोटी सी स्टोरी सुना देगा और आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। तो ओथेलो, तो फिर से देख लो, ओथेलो में कौन था? ओथेलो था, योगा थी, डेस्टिमोना थी, है ना, केसियो था, रोड्रिगो था, एमिलिया थी। किंग लियर, किंग लियर में कौन था? किंग लियर था, कोर्डेलिया थी, है ना। अब ये तीन बहनों पे होती है ये किंग लियर वाली स्टोरी। तो किंग लियर था, कोर्डेलिया थी, है ना, जोनरिल था, रीगन था, ये इसकी तीनों बेटियां हैं। और ग्लोस्चर, एडमंड एंड एडगर एंड केंट, ये थोड़े और हैं कैरेक्टर्स हैं। रोमियो एंड जूलियट, अब देख लो सीधी सी बात है, एक तो रोमियो हो गया, एक जूलियट हो गई, ये दो तो मेन कैरेक्टर हो गए, है ना। फिर मेर्क्यूशियो, टैबेट, बेनवोलियो, पेरिस, फ्रायर एंड लॉरेंस, ये और अलग कैरेक्टर हैं। बाद में कॉमेडीज की बात करते हैं, अभी अपन ने ट्रेजिडीज की बात की थी, कॉमेडीज की बात करते हैं। ए मिड नाइट समर्स ड्रीम, है ना, ए मिड नाइट समर्स, हाँ, ए मिड समर्स नाइट ड्रीम, इसमें कौन कौन था? ओब्रॉयन, है ना, टिटानिया, ये कौन थे? फेरी किंग एंड क्वीन। ओब्रॉयन तो किंग था और टिटानिया क्या थी? एक रानी थी। पक, पक नाम का भी एक वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। हर्मिया, लाइसेंडर, है ना, डिमीट्रस, हेलेना, बॉटम क्वींस, ये और कैरेक्टर थे। अब आपको इन कैरेक्टर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इनमें, क्योंकि अगर मैं एक एक की आपको ट्रिक भी दूं ना तो तुम बावड़े हो जाओगे। 12th नाइट यानी 12वीं रात, 12th नाइट, वाओला, ठीक है। और सोनियो, ओलिविया, ओलिविया तो अगेन द कॉकरोचेस वाली है, तो ये तो याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। फेस्टे, सेटोबी ब्लीच, मेलवियो, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसके देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ही बता देता हूँ जिस जिसके कैरेक्टर तुम लोग याद रखना, ठीक है। तो एक तो हेमलेट के तुम्हें याद होने चाहिए, मैकबेथ के तुम्हें याद होने चाहिए, ओथेलो के तुम्हें याद होने चाहिए, और किंग लियर के भी तुम्हें याद होने चाहिए। रोमियन जूलियट के रहने देना इतने कोई खास नहीं है, इसके भी तुम रहने देना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके भी रहने देना ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, एक बार ये देख लो, ठीक है। तो मिड नाइट समर्स ड्रीम में कौन है?
ओब्रोइन, टिटेनिया, पक, हर्मिया, लाइसेंडर, डिमीट्रियस, हेलेना, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ट्वेल्थ नाइट मैंने बता दिया, इतना कोई खास नहीं है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अब ये याद रखना। शाइलोक, शाइलोक ये क्या होता है, एक जू होता है जो पैसे देता है लोगों को, तो शाइलोक, ठीक है, शाइलोक, 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 शाइलोक। एंटोनियो, है ना, बेसिनियो, पोर्टिया, नर्सिया और ब्रिटानियो। नाम याद रखना, कौन सा, सरलोक, एंटोनियो, बेसोनियो, है ना, पोर्टिया, नर्सिया और ग्रेटिनियो। एज यू लाइक लाइक इट में कौन है, रोजलिंड है, सीलिया है, ऑरलैंडो है, ड्यूक है ना, ड्यूक सीनियर है, जैकस है और टचस्टोन है। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग कौन है, ये बेनेडिक्ट है ना, बिट्रीस है, हीरो है, क्लोडिया है, डॉन जॉन है ना, डॉन जॉन है और डॉगबेरी है। और ये नाम तुम पढ़ लेना, मैंने दे दिए हैं क्योंकि क्लास बोर होती जा रही है इनके कारण, तो मैं इनको थोड़ा स्किप करूंगा, आप लोग पढ़ लेना। मैं आपको ये सारी पीडीएफ दे दूंगा तो आराम से पढ़ लेना। लेगेसी, द ग्लोब थिएटर इन लंदन इज ए फेथफुल रिक्रिएशन ऑफ ओरिजिनल स्टिल, है ना, स्टेजिंग हिज प्लेस। तो देखो, शेक्सपियर ने एक ग्लोब थिएटर नाम का थिएटर बनाया था लंदन के अंदर। तो अब लंदन वालों ने क्या किया, फिर से उस ग्लोब थिएटर को खोला है और उसमें आज भी है ना शेक्सपियर के प्लेज है, वो प्ले होते हैं। तो कभी तुम्हारा लंदन जाना हो तो एक आध प्ले देखा। शेक्सपियर रिमेन द मोस्ट परफॉर्म्ड राइटर इन हिस्ट्री, और शेक्सपियर के प्लेज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा परफॉर्म किए गए हैं, है ना। हिज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन लिटरेचर, फिल्म, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड इवन पॉप कल्चर। तो अब इसके जो इन्फ्लुएंस है ना, शेक्सपियर का जो इन्फ्लुएंस है, वो आप लिटरेचर में देख सकते हो, फिल्मों में देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी बहुत सी मतलब स्टोरीज पे सीधी सीधी फिल्में बनी है। और अगर सीधी सीधी स्टोरीज पे फिल्में नहीं बनी है ना, तो भाई साहब जिस स्टाइल में इसने लिखा है ना, उस स्टाइल में फिल्में बनी है। साइकोलॉजी, राजनीति, बहुत चीजों पे असर डाला है शेक्सपियर ने। हिज इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर मेक हिम इंटरनल, और इसका ह्यूमन नेचर जो मतलब इंसानों का जो होता है ना, इंसानी प्रकृति होती है, जिस तरह से वो इंसानी प्रकृति के बारे में लिखता था ना कि कोई इंसान कैसा हो सकता है, समय आने पे कोई इंसान कैसा बन जाता है, उसने उस चीज ने इसको अमर बना दिया। अब बात करते हैं बेन जॉनसन की। ये भी बहुत शानदार थे और ये अपनी कॉमेडीज के लिए फेमस थे, ये याद रखना। बेन जॉनसन अपनी कॉमेडीज के लिए मतलब फेमस थे, ठीक है। अब इनके बड़े बड़े काम कौन से हैं थोड़े वो देख लो। बेन जॉनसन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडीज विच कंबाइंड सटायर, रियलिज्म, है ना, क्लासिसिज्म, यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है कि बेन जॉनसन अपनी कॉमेडीज के लिए फेमस थे, और कॉमेडीज में ये सटायर भी करते थे, रियलिज्म यानी भाई असली चीजों को दर्शाते थे, असली चीजों पे बात करते थे। जैसे इनका एक प्ले था वॉल्फ ऑन, वॉल्फ ऑन है ना, ए सटायरिकल कॉमेडी अबाउट ग्रीड एंड डिसेप्शन इन वेनिस। वेनिस में ये था, है ना, वॉल्फ ऑन। कैरेक्टर कौन कौन था इसमें, वॉल्फ ऑन था और मोस्का नाम का इसका एक सर्वेंट था, ठीक है। वॉल्फ ऑन और मोस्का नाम का एक सर्वेंट है। ये प्ले किसने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा। फिर द एल्केमिस्ट, ठीक है, फिर द एल्केमिस्ट यानी एक तरह से तांत्रिक मान लो, द एल्केमिस्ट, a brilliant city comedy showing how people are easily fooled by promise of wealth। कि ये एक मतलब अर्बन कॉमेडी है, यानी शहरी क्षेत्र में बेस्ट कॉमेडी है, और इसमें ये दिखाया गया है कि लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं जब आप उन्हें पैसे कमाने का सपना दिखाते हो, है ना, पैसे कमाने का सपना दिखाते हो कि चुटकियों में तेरे पैसे बना दूंगा, तेरे पैसे 30 दिन में डबल, वो वाली स्कीम दिखाते ही लोग बावड़े बन जाते हैं, है ना। कैरेक्टर्स इंक्लूड फेस, सटल एंड डोल कॉमन। अब ये क्या है, फेस है, सटल है, डोल कॉमन है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये दोनों भी इसके प्लेस हैं, ठीक है। और देखो जब ये पहली बार लिखा गया था ना, तो इसमें एक्टिंग शेक्सपियर ने भी की थी। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि शेक्सपियर ने खुद बेन जॉनसन के प्लेस में एक्टिंग की है ना। बार्थोम्यू फेयर, बार्थोम्यू फेयर क्या है, ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स, है ना, डिपिक्टिंग कॉमन पीपल एट अ फेयर रिच इन लंडन डायलेक्ट एंड सटायर। अब देखो होता क्या है, बार्थोमेल्यू फेयर, सॉरी सॉरी बार्थोलोम्यू फेयर, बार्थोलोम्यू फेयर में होता क्या है कि एक मेले के अंदर लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं, उस आधार पे ये कॉमेडी है ना। सेजिनस एंड कैटलिन, ये भी इनके और प्लेस हैं जिनका नाम आपको याद रखने। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉल्फ ऑन, और एक और कौन सा था, द एल्केमिस्ट। ये आपको नाम याद रखने।
ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये दो, ये ऊपर वाले याद रखना, बार्थोल्यू फेवर, सॉरी बार्थोल्यू फेयर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉल्फ ऑने और द एल्केमिस्ट, ये नाम आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट ट्रेजिडी है ना, वो है गोरबोडॉक। फर्स्ट ट्रेजिडी क्या है? फर्स्ट ट्रेजिडी है गोरबोडॉक। ठीक है। फर्स्ट ट्रेजिडी है, फुल नोम है द ट्रेजिडी ऑफ गोरबोडॉक। किसने लिखा? थॉमस नॉर्दन ने और थॉमस सैकविल ने मिलकर लिखा। थॉमस नॉर्दन और थॉमस सैकविल ने मिलकर क्या लिखा? गोरबोडॉक नाम की ट्रेजिडी लिखी। ठीक है। इट इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी रिटन इन क्लासिकल सेनेकन स्टाइल। इस चीज को छोड़ दो, तुम्हारे काम की नहीं है। रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है। बेस्ट ऑन लेजेंडरी ब्रिटिश किंग गोरबोडोक। गोरबोडोक नाम के एक राजा पे बेस है जिसने अपने जो राज्य था ना उसको दो हिस्सों में बांट दिया, अपने दो बेटों में बांट दिया, और फिर क्या खून खराबा हुआ। तो उस पे लिखा हुआ है गोरबोडोक नाम का प्ले। किसने लिखा? थॉमस नॉर्दन और थॉमस सैकविल ने। ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट कॉमेडी थी राल्फ रोस्टर डोइस्टर। फर्स्ट कॉमेडी क्या थी? राल्फ रोस्टर डोइस्टर। राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, ये फर्स्ट कॉमेडी थी। किसने लिखी थी? निकोलस उडाल ने लिखी थी। निकोलस उडाल ने लिखी थी 1553 के आसपास, वो लिखी गई थी 1561 के आसपास, इंग्लिश में लिखी गई थी, है ना। कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन इन राइम वर्सेस विथ लैटिन स्टाइल कॉमिक स्ट्रक्चर। राइम वर्सेस में लिखा हुआ था, यानी राइमिंग में लिखी हुई थी। ठीक है। फीचर स्टॉक कैरेक्टर्स लाइक ब्रेगरेट शोल्डर, सॉरी सोल्जर जिसका नाम था रोइस्टर डोइस्टर, है ना, क्लेवर सर्वेंट एंड रोमांटिक इंट्रिग। आपको इतनी ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राल्फ रोइस्टर डोइस्टर निकोलस उडाल ने लिखी थी और ये फर्स्ट कॉमेडी थी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोज की। प्रोज जब भी नाम आए तो आपको पता है ऐसे की बात कर रहे हैं। बात करते हैं ऐसे की। ठीक है। फर्स्ट ऐसे किसने लिखा? सॉरी, ऐसे का पिता किसे कहा जाता है? तो ऐसे का पिता कहा जाता है मोंटिनिएक को, है ना। मोंटिएक को कहा जाता है ऐसे का पिता। लेकिन इंग्लिश ऐसे का पिता कहा जाता है किसको? फ्रांसिस बेकन को, है ना। मोंटिनिएक, ऐसे का पिता कहा जाता है मोंटिनिएक को। मोंटिनिएक को। ठीक। मैं देख लेता हूँ मेरी वीडियो तो सही चल रही है ना, है ना। हाँ, वीडियो सही चल रही है। अभी मेरे छोटा सा हार्ट अटैक आ गया, मैंने देखा कि यार वीडियो चल ही नहीं रही है, मैंने प्ले शुरू ही नहीं किया यार, मैं इतनी देर से लगा हुआ हूँ, जबकि ऐसा नहीं, मैंने कर दिया था। सच्ची में ऐसा दर्द सा आ गया मेरे तो दिल में। तो अब फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है? फ्रांसिस बेकन है। अगर सिर्फ ऐसे का पिता पूछा जाए तो मोंटिनिएक है, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे है कौन? फ्रांसिस बेकन। His essays are the most important non-fiction prose of late Elizabethan era। लेट एलिजाबेथियन एरा में लिखे थे, है ना। फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहले इन्होंने ऐसे लिखे थे 1597 में। ऐसे नाम से ही पब्लिश करवाया था जिसमें 10 ऐसे थे। ठीक है। देखो ये अब ऐसे लिखते किस बात पे थे? ट्रूथ पे लिख दिए, एम्बिशन पे लिख दिए, फ्रेंडशिप पे लिख दिए, स्टडी पे लिख दिए, रिवेंज पे लिख दिए, डेथ पे लिख दिए। स्टाइल क्या थी? है ना, वाइज, कंसाइज, डायलेक्टिक। फिर बात आती है सर फिलिप सिडनी की। ठीक है। सर फिलिप सिडनी के फेमस वर्क कौन कौन से हैं? एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, है ना, 1581 में लिखा गया था, 1595 में इसको पब्लिश करवाया गया था, यानी इनके मरने के 10 साल बाद, है ना। डिफेंड पोएट्री अगेंस्ट प्यूरिटन क्रिटिक लाइक स्टीफन गैसोन, यानी जो क्रिटिक्स थे जो भाई कविता के आलोचना करते थे, उनके मतलब विरोध में लिखी गई थी, और कविता के पक्ष में लिखी गई थी, कविता के एवज में लिखी गई थी। सेड पोएट्री टीचेज, है ना, diligentfully poetry, sorry, said poetry teaches diligently and it's more powerful than philosophy और history। कि जो पोएट्री है वो आराम से सिखाती है, diligently सिखाती है, जो ज्यादा पावरफुल है किससे? दर्शन शास्त्र से और इतिहास से, है ना। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है। तो इसी के साथ आपका रेनेसा पूरा हो गया। एक चीज और याद रख लेना आप कि इन भाई साहब के एक दो वर्क और थे, है ना, फ्रांसिस बेकन के एक दो वर्क और थे, जैसे द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है।
जहां पे इन्होंने लर्निंग के एडवांटेज बताए हैं कि सीखने क्या क्या है। जो आपने वो कोट सुना होगा कि नॉलेज इज पावर, ये सबसे पहले फ्रांसिस बेकन भाई साहब ने बोला था। तो इसी के साथ आपका रेनेसा कंप्लीट होता है। ये क्लास जितनी भी बड़ी है उसको देखना, बार बार देखना, रिपीट करके देखना, नोट्स को बार बार पढ़ना, आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। टेंशन मत लेना। इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।